31 दानिश और उसके साथियों पर हमला। रिफाइनिंग कंप्लीट। दानिश झील के अंदर अपनी छोटी रंगभूमि को निकालकर ब्लैक हेवनली फायर को रिफाइन करने लग जाता है, लेकिन 10 दिन होने के बाद भी वह उसे रिफाइन नहीं कर पाता। उसका शरीर धीरे धीरे काला पड़ने लगता है, उसकी त्वचा जलकर हवा में बिखरने लग जाती है। तब दानव लोमड़ी ने कहा कि अब उसे ही कुछ करना होगा, इस तरह तो वो दोनों मर जाएंगे। दूसरी तरफ दूसरी दुनिया में ग्रेट एम्परर डेमन किंग को पता चल जाता है कि नाग डेमन किंग मर गया। उसके पास ही खड़ा एक एम्पियर डेमन उसकी मौत की जांच करने के लिए बोलता है, तो ग्रेट एम्परर डेमन किंग उसे उसकी इजाज़त दे देता है। झील के ऊपर अरुण और चांदनी एक दूसरे से बहस कर रहे थे कि झील के अंदर कौन जाएगा, लेकिन मानवी उन दोनों से पहले झील में कूद गई और वे दोनों एक दूसरे का चेहरा देखते रह गए। उन दोनों की बहस सुनकर वहां खड़े हुए योद्धाओं को पता चल गया जिस बंदे के पास हेवनली फायर है वह झील के अंदर छुपा हुआ है, और शायद घायल भी है, तो उसे हेवनली फायर छीनना आसान होगा। वहां खड़े हुए ब्लैक ड्रैगन गैंग और स्कॉर्पियो गैंग के मेंबर ने अपनी गैंग में खबर भिजवा दी कि वीर घायल है और एक झील के अंदर छुपा हुआ है, वह उस पर हमला कर सकते हैं। लेकिन वहां खड़े हुए बाकी योद्धाओं ने उन पर सीधा हमले करने की सोची। वहां छुपे हुए योद्धा धीरे धीरे कर बाहर आने लगे। उन्होंने झील को चारों तरफ से घेर लिया। उन्हें देख अरुण डर गया। एक साथ 50 के समथिंग योद्धा, वो भी उनमें कुछ योद्धा मास्टर लेवल के थे, उनमें से कोई भी 40 से कम लेवल का नहीं था। उन्हें देख शिवा ने अपनी तलवार बाहर निकाल ली और युद्ध करने को तैयार हो गया। वो अपने विद्यालय का एक होनहार स्टूडेंट था, वो ऐसी चुनौतियों से डरने वाला नहीं था। डेमन किंग की बात अलग थी, उसने आज तक किसी डेमन किंग को देखा तक नहीं था, तो उससे डर लगना स्वाभाविक था। अब तो उसका लेवल 35 हो गया था, तो उसे डर नहीं लग रहा था। चांदनी को दानिश के साथ होने पर हमेशा अफसोस होता है, वो इस बार भी यही बोल रही खुद से कि पता नहीं ये वीर मेरे लिए पनौती है या ये खुद पनौती है, जो हर बार एक नई मुसीबत आ जाती है। मैं यहाँ हेवनली फायर लेने आई थी, किसी से लड़ने नहीं, पर अब मेरे पास कोई चारा नहीं है। अब मुझे इनसे अपनी जान के लिए लड़ना ही होगा। उद्धरण चिन्ह। सभी योद्धा धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे, लेकिन अचानक कई योद्धा विस्फोट की वजह से उड़ गए। इन 2 दिनों में अपनी सुरक्षा के लिए अरुण ने कई जाल बिछा दिए थे, जो किसी के संपर्क में आते ही बॉम्ब की तरह फट जाएंगे। अरुण, चलो, मेरा जादू कुछ काम तो आया। मेरा विस्फोटक जाल कुछ लोगों को तो कम कर हो देगा। जब योद्धाओं को पता चला कि यहाँ विस्फोटक जाल बिछाए गए हैं, तो वो हवा में उड़कर आगे बढ़ने लगे। लेकिन अरुण ने वहां भी जाल बिछाए थे। उसने हवा में तलवारों को अदृश्य कर लटका रखा था। उसकी तलवारों से 3/4 योद्धा फिर से घायल हो गए। उन्हें घायल होता देख बाकी योद्धा जहां थे वहीं रुक गए और आगे जाने के लिए उपाय सोचने लगे। शिवा, वाह अरुण भाई, तुम तो कमाल हो। बिना लड़े ही इतने लोगों को घायल कर दिया। अब तुम्हारे बिछाए जाल की वजह से हमें थोड़ा और टाइम मिल जाएगा। शायद तब तक मानवी सीनियर को ले आए। उद्धरण चिन्ह। अपनी तारीफ सुन अरुण मन ही मन खुश हो गया और चांदनी को सुनाते हुए बोला, अरे नहीं भाई, ये तो कुछ नहीं है। अब मैं बाकी लोगों की तरह सिर्फ खजाने के बारे में नहीं सोचता। मुझे पता था कि जब वीर भाई ने बोला था सतर्क रहने को, तो मैं उसी समय समझ गया कि उनके कहने का क्या मतलब था। अब मेरे पास औरों से थोड़ा सा ज़्यादा दिमाग है, तो मैंने बस वही काम के लिया। उद्धरण चिन्ह। उसकी बातें सुन जहां शिवा अंदर ही अंदर उसकी बातों पर हंस रहा था, वहीं दूसरी तरफ चांदनी अरुण पर गुस्सा हो रही थी। उसका दिल कर रहा था कि अभी के अभी इस अरुण के बच्चे की सारी होशियारी निकाल दे, पर अभी स्थिति थोड़ी अलग थी, इसलिए उसने खुद को रोक लिया। दरवाजे के अंदर छोटी रंगभूमि में दानव लोमड़ी ने अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी दानिश को देना शुरू कर दिया, जिससे उसकी त्वचा वापस पहले जैसी होने लगी। उसके शरीर की जलन भी पहले से कम हो चुकी थी। वह आसानी से हेवनली फायर पर कंसंट्रेट कर पा रहा था। थोड़ी देर बाद दूसरे डायमेंशन में ध्यान लगा रहे दानिश के पास हेवनली फायर आए और उसकी हथेली से होकर उसके शरीर में अंदर चली गई। अंदर जाते ही वह उसके खून के साथ मिलने लगी। दानिश की नशें बाहर आ रही थी। उसके शरीर में तूफान सा आ गया, जैसे कभी भी उसका शरीर फटने वाला हो। अगर दानव लोमड़ी की स्पिरिचुअल एनर्जी उसकी एनर्जी के साथ मिक्स ना हुई होती, तो आज दानिश का शरीर किसी बम के गोले की तरह फट जाता। धीरे धीरे हेवनली फायर उसके पूरे शरीर में समा गई। दानिश ने अपनी आंखें खोली और अपने शरीर में दौड़ रही हेवनली फायर को महसूस करने लगा। दानिश ने अपनी हथेली खोली, उस पर हेवनली फायर प्रकट हो गई। उसने कुछ सोचा और अपनी हथेली की फायर को छोटी रंगभूमि के अंदर के रेगिस्तान में फेंका। उस छोटी सी फायर से वहां बहुत बड़ा धमाका हुआ। सामने एक बहुत बड़ा गड्ढा हो गया।
दानेश, ये तो कमाल हो गया, हेवनली फायर तो बहुत शक्तिशाली है। उद्धरण चिन्ह। दानेश ने महसूस किया कि उसका लेवल बढ़कर 21 हो गया। उसकी शरीर ताकत भी पहले से काफ़ी बढ़ गई थी। वह बहुत खुश हुआ। उसने दानव से कहा, मेरी मदद करने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, अगर तुम ना होती तो पता नहीं मेरा क्या होता। दानव लोमड़ी, शुक्रिया की कोई बात नहीं है, मैंने तुम्हें नहीं खुद को बचाया है, अगर तुम मर जाते तो मैं भी मर जाती। तो शुक्रिया रहने दो, अब मैं बहुत थक गई हूँ, मुझे आराम करने दो, 10 दिन से तुम्हारा ख्याल रख रही हूँ। दानिश चौंकते हुए, क्या 10 दिन से? ठीक है, तुम आराम करो, अब मुझे बाहर जाना होगा, पता नहीं बाहर क्या चल रहा होगा, वो 2 दिन से मेरा इंतजार कर रहे हैं, कहीं उन पर कोई हमला ना कर दे। उद्धरण चिन्ह। दानिश को उनकी चिंता होने लगी। उसने जल्दी से दरवाज़ा खोला और बाहर निकलकर दरवाज़ा फिर से स्पेस रिंग में रख लिया। वह जल्दी जल्दी ऊपर जाने लगा। अचानक उसे मानवी अपनी ओर आती हुई दिखाई दी। मानवी ने दानिश को सही सलामत देखा तो उसे सुकून मिल गया। दानिश उसे देख समझ गया कि या तो ऊपर कुछ हुआ है या वो उसकी चिंता करते हुए अंदर आ गई है। पानी में होने की वजह से वो बात नहीं कर सकते थे। दानिश ने मानवी का हाथ पकड़ा और तेजी से ऊपर जाने लगा। झील के ऊपर लोगों ने धीरे धीरे कर सारे जाल तोड़ दिए, फिर वो आगे बढ़ने लगे। अचानक सभी को फिर से एक साथ झटका लगा। वो सभी एक अदृश्य दीवार से टकरा गए। उन्हें पता चला कि किसी जादूगर ने यहाँ भी एक अदृश्य कवच बना रखा है, जिस वजह से वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। अरुण, इन लोगों ने जाल तो तोड़ दिए, अब मुझे डर है कि ये जल्दी ही इस दीवार तो तोड़कर अंदर आ जाएंगे। हम 3 इनका मुकाबला नहीं कर पाएंगे। शिवा, कोई बात नहीं, तुमने अपना काम बहुत अच्छे तरीके से किया, अब मेरी बारी है। चांदनी और शिवा अपनी तलवार बाहर निकालकर युद्ध करने के लिए तैयार हो गए थे। वो लोग किसी भी समय दीवार तोड़कर अंदर आ सकते थे। कुछ योद्धा ने तो दीवार पर हमला करना शुरू भी कर दिया था। धीरे धीरे दीवार कमजोर होने लगी। इतने लोगों का बार दीवार कैसे झेल पाती। अरुण ने अपना आखिरी काम और कर दिया। उसने एक मंत्र बोला जिससे चांदनी और शिवा के चारों ओर एक कवच बन गया जो चमक रहा था। उसे देख दोनों चौंक गए और अरुण की तरफ देखने लगे। अरुण, ये एक जादुई कवच है, जब तक ये तुम्हारे शरीर पर रहेगा तुम्हें खरोच भी नहीं आएगी। मैं इतना ही कर सकता था, मैं एक प्रोटेक्टर मैजिशियन हूँ, हमला नहीं कर सकता। मुझे आज अफसोस हो रहा है इस बात का कि मैं एक अटैकर मैजिशियन क्यों नहीं हूँ। बोलते हुए अरुण उदास हो गया, लेकिन शिवा ने मुस्कराते हुए उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, उदास मत हो, तुम एक बहुत अच्छे जादूगर हो, मुझे विश्वास है एक दिन तुम अटैक करना भी सीख जाओगे। अगर हम यहाँ से सही सलामत बाहर निकल गए तो तुम मेरे विद्यालय में आना, वहाँ तुम्हें अटैक करना भी सिखा देंगे। उद्धरण चिन्ह। चांदनी ने भी कवच के लिए अरुण को धन्यवाद कहा। अरुण मुस्कराते हुए, हाँ जरूर आऊँगा। उद्धरण चिन्ह। इतने में लोगों ने दीवार को तोड़ दिया। वो चिल्लाते हुए उन पर हमला करने के लिए आगे बढ़े। तभी दानिश जोर के धमाके के साथ झील के पानी से बाहर आया। उसने मानवी को कमर से पकड़ रखा था और उसके साथ हवा में खड़ा था। मानवी के तो शर्म की वजह से गाल लाल हो गए थे। वो सही से सामने की ओर देख भी नहीं पा रही थी। दानिश को देख सभी योद्धा जहां थे वहीं रुक गए। दानिश धीमे से अरुण और वाकियों की तरफ उतरा और मानवी को उनके पास खड़ा कर दिया। अरुण खुश होते हुए बोला, भाई आप आ गए, अच्छा किया आप समय पर आ गए, वरना आज तो शायद मैं बच ही नहीं पाता। देखो कितने लोगों ने हम पर एक साथ हमला कर दिया है। उद्धरण चिन्ह। दानिश कुछ बोल पाता उससे पहले चांदनी गुस्से से बोल पड़ी, कहाँ थे तुम, और इतना टाइम कैसे लगा दिया, क्या कर रहे थे 2 दिन से झील के अंदर? दानिश, थोड़ा सब्र करो, सब बता दूंगा। पहले मेहमानों का स्वागत तो कर दूं। अब ये बेचारे पता नहीं कब से मेरा इंतजार कर रहे होंगे। अब इनका स्वागत करने की जगह तुम्हारे सवालों का जवाब देने लगा तो इनको बुरा लगेगा। उद्धरण चिन्ह। दानिश की बात सुन मानवी मुस्कुराने लगी। अरुण भी अपनी हंसी नहीं रोक पाया। चांदनी ने फिर से अपना मुंह बना लिया। दानिश हवा में उड़ा और चारों तरफ के योद्धाओं पर एक नज़र डाली। फिर अपनी हथेली को ऊपर कर हेवनली फायर को प्रकट कर बोला, तो अब बताओ तुम लोगों में से किसे चाहिए ब्लैक हेवनली फायर, अगर उसमें लेने की हिम्मत है आगे आ जाए। सभी लोग उसकी हथेली पर ब्लैक हेवनली फायर देखकर चौंक गए। क्या होने वाला है कहानी में आगे? क्या वो लोग दानिश पर हमला करेंगे? क्या हेवनली फायर के लिए ब्लैक ड्रैगन गैंग और स्कॉर्पियो गैंग भी आने वाली है, उनसे भी लड़ना होगा क्या? 32 परी लोक ड्रैगन का मकबरा। दानिश ने हेवनली फायर को रिफाइन कर लिया। झील के ऊपर लोगों ने अरुण,
चांदनी और शिवा पर हमला कर दिया था, लेकिन अरुण ने अपने जादू से वहां कई सारे जाल बिछा रखे थे, जिसकी वजह से काफ़ी सारे योद्धा मर गए और बहुत घायल हो गए। और सबसे बड़ी बात कि उन्हें टाइम मिल गया। इतने समय में दानेश मानवी के साथ झील से बाहर आ गया। उसने मानवी को नीचे उतारा, जिसका चेहरा शर्म से लाल गुलाबी हो रहा था, और खुद ऊपर हवा में जाकर सभी योद्धाओं की तरफ एक नज़र घुमाकर अपनी हथेली ऊपर करता है, जिससे उसके हाथ पर एक ब्लैक फायर आ गई और बोला, आप लोगों में से जिसे भी हेवनली फायर चाहिए वो कोशिश कर सकता है। हेवनली फायर आप लोगों के सामने है, ऐसा मौका आपको कभी नहीं मिलने वाला, तो है कोई जो हेवनली फायर लेना चाहता है वो आगे आ जाए। उद्धरण चिन्ह। हेवनली फायर को दानिश के हाथों में देख सभी अचंभे से देखने लगे। इसने तो हेवनली फायर को रिफाइन कर लिया, इसकी ताकत पहले से काफ़ी बढ़ गई होगी। अब इससे लड़ना मतलब मौत को दावत देना होगा। उद्धरण चिन्ह। हाँ हाँ सही कहा, हमें अब यहाँ से चले जाना चाहिए। कुछ लोग रिफाइन हुई फायर को देख वापस लौट गए, लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जो इसी के लिए आए थे, वो वहीं रुके रहे। उनमें से एक योद्धा बोला, बच्चे, हेवनली फायर तुम्हारे खेलने की चीज़ नहीं है, इसे मुझे दे दो। उद्धरण चिन्ह। बोलने वाला मास्टर लेबल का था, उसका लेबल 60 रहा होगा। उसने अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी रिलीज कर दी, जिस वजह से वहां के लोगों पर एक दबाव बनने लगा। अरुण, चांदनी, मानवी और शिवा ने दबाव की वजह से अपने घुटने टेक दिए, लेकिन दानेश पहले की तरह हवा में खड़ा रहा। उस पर उसके दबाव का कोई असर नहीं हुआ। वह योद्धा फिर से गुस्सा दिखाते हुए बोला, मैं तुम्हें आखिरी बार बोल रहा हूँ, हेवनली फायर मुझे दे दो, मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा, नहीं तो बुरी मौत मारे जाओगे। दानेश उसकी तरफ मुस्कुराया और बोला, अगर दम है तो खुद आकर ले लो, वहां से चिल्लाकर अपना गला क्यों खराब कर रहे हो। दानेश की बात सुनकर उसे और गुस्सा आने लगा। उसने अपनी तलवार निकाली और बोला, अगर तुम मरना चाहते हो तो यही सही, अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। बोलकर वह योद्धा दानेश की तरफ उस पर हमला करने के लिए उड़ा। दानेश ने फायर को अपनी उंगली पर रखी और गोली की तरफ उस योद्धा पर चला दी। हेवनली फायर गोली से भी तेज गति हवा को चीरते हुए सायम की आवाज करती हुई योद्धा के सीने पर जाकर लगी। फायर के उसके सीने पर लगते ही वहां एक धमाका हुआ, हवा में धुएं का एक गुब्बार बन गया। अचानक वहां से स्पिरिचुअल एनर्जी का दबाव हट गया। धुएं के छटने के बाद जो लोगों ने देखा उस पर विश्वास करना उनकी असंभव लग रहा था। योद्धा के सीना उसके शरीर से गायब हो गया, वह धीरे धीरे जमीन पर आ गिरा। एक 60 लेवल का योद्धा पल भर में ढेर हो गया। यह नज़ारा देख वहां खड़े बाकी योद्धा डर गए। अब उनमें से किसी की हिम्मत नहीं थी कि वो उन पर हमला करें। दानिश उनका चेहरा देख समझ गया कि अब उनमें से कोई उस पर हमला करने की कोशिश नहीं करेगा। वह नीचे आया और अपने साथियों से बोला, चलो अब यहाँ से चलते हैं। चले अरुण, तैयार हो फिर से हवा में लटकने के लिए। ये सुन अरुण का चेहरा देखने लायक हो गया और वाकई उस पर हंस रहे थे। अरुण, अब क्या ही कर सकता हूँ, जब तक मेरा लेबल नहीं बढ़ जाता तब तक आपको मुझे लटका कर ही रखना होगा। दानिश ने अरुण को पकड़ा और उड़ गया। वाकी भी उसके पीछे चले गए। उसके जाते ही वहां खड़े योद्धाओं ने चैन की सांस ली और सोचने लगे, अच्छा हुआ जो उन्होंने उस पर हमला नहीं किया, वरना आज उनका सीना भी उनके शरीर से अलग होता। दानिश और उनके साथियों के जाने के थोड़ी देर बाद वहां सम्राट वहां अपने साथियों और रानी के साथ आया। उसे आते ही उस गैंग का मेंबर जो दानिश पर नज़र रखने के लिए आया, वह जल्दी से उनके पास गया और यहाँ थोड़ी देर पहले जो हुआ वो सुनाया। उसकी बातें सुन सम्राट बोला, वो पहले से ही बहुत ताकतवर था, अब हेवनली फायर को रिफाइन करने के बाद और भी ताकतवर हो गया है। अब हम उसका मुकाबला नहीं कर सकते, उसे अब रंगभूमि के बाहर देखेंगे। अब उसका पीछा करना बेकार है। उस पर हमला करने से अब हमारा ही नुकसान है। लेकिन रानी सम्राट की बातों से उदास हो गई। उसके चेहरे पर आई उदासी को देख सम्राट आगे बोला, रानी, तुम उदास मत हो, मैं तुम्हारे लिए हेवनली फायर लेकर जरूर आऊँगा। लेकिन अभी समझो हम सभी मिलकर भी उसका मुकाबला नहीं कर सकते। समझदारी इसी में है कि हम सही वक्त का इंतजार करें। उद्धरण चिन्ह। इधर सम्राट रानी को मनाने में लगा था, उधर दूसरी तरफ दानिश अपने साथियों के साथ उड़ रहा था। मानवी ने शिवा से को कोहनी मार दानिश के पास जाने के लिए कहा। शिवा ने अपनी आंखें ऊपर की और दानिश के साइड में आकर उड़ने लगा। मानवी, सीनियर, अब आप ठीक है तो क्या हम बात कर सकते हैं मिशन के बारे में? दानिश ने अपना सिर हाँ में हिला दिया और जमीन पर उतर आया। दानिश नीचे जमीन पर आ गया और बोला, बताओ क्या मिशन था तुम्हारा? उद्धरण चिन्ह। मानवी चांदनी की तरफ देखने लगी।
वह चाहती थी चांदनी इस मिशन से दूर रहे, लेकिन दानिश बोला, अब चांदनी भी हमारी साथी ही है, तो उससे छुपाने की ज़रूरत नहीं है। तुम बताओ क्या मिशन था? मिशन की जिम्मेदारी मेरी रहेगी तो तुम निश्चिंत होकर बता सकती हो। उद्धरण चिन्ह। मानवी, आप कह रहे हो तो मैं बोल देती हूँ। गुरुजी ने बताया कि यहाँ कहीं पर 5000 साल पुराने ड्रैगन का मकबरा है। उस मकबरे में आज भी उस ड्रैगन का शरीर सही सलामत रखा हुआ है। हम यहाँ उसी के लिए आए हैं। अगर वो हमें मिल जाता है तो हमारा विद्यालय बच जाएगा, नहीं तो हमारे विद्यालय पर खतरा मंडराता रहेगा। उद्धरण चिन्ह। 5000 साल पुराना ड्रैगन, उसका शरीर भी अपने आप में एक खजाने से भी बढ़कर है। ड्रैगन के बारे में चांदनी और अरुण की उसके बारे में जानने की दिलचस्पी हुई, लेकिन दानिश को कोई और बात खटक रही थी। दानिश मानवी से सवाल करते हुए बोला, कैसा खतरा? तुम उसके बारे में कुछ बता सकती हो? उद्धरण चिन्ह। मानवी कुछ कहती इससे पहले शिवा माफ़ी मांगने हुए बोला, माफ़ करें सीनियर, ये हमारे विद्यालय का एक टॉप सीक्रेट है जो हम अभी नहीं बता सकते। उद्धरण चिन्ह। मानवी, अगर ड्रैगन का शरीर मिल जाए तो आप हमारे साथ खुद विद्यालय चलना और आप खुद देख सकते हो कि कौन सा खतरा मंडरा रहा है। दानिश, अगर सीक्रेट है तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। लेकिन हमें वो मकबरा कहाँ मिलेगा, कोई अंदाजा है क्या? मानवी उदास होते हुए बोली, हमने लगभग सारी रंगभूमि खोज की, बस अपनी उंगली से इशारा कटे हुए उस तरफ का इलाका रह गया है जहां हम अभी तक नहीं गए हैं। दानिश, चलो फिर ठीक है, उधर ही चलते हैं। वो सभी उसी दिशा की तरफ उड़ गए। पहले चांदनी के मन में एक बार विचार आया कि वह वहां से चली जाए, लेकिन ड्रैगन के शरीर के बारे में सुन उसने उन्हें छोड़ने का इरादा त्याग दिया और उनके साथ मकबरे की खोज में निकल गई। अरुण हवा में लटका हुआ अपने ही विचारों में खोया हुआ था। उसने एक बार सुना था कि ड्रैगन के शरीर का एक एक अंग खजाना होता है। एक अच्छा जादूगर ड्रैगन के शरीर से कई शक्तिशाली हथियार बना सकता है, और एक एल्केमिस्ट ऊंचे से भी ऊपर के दर्जे की जादुई गोलियां बना सकता है। अरुण अपने विचारों में खोया हुआ दानिश से बोला, भाई, अगर हमें ड्रैगन का शरीर मिल गया तो क्या हम उसके कुछ अंग रख सकते हैं? उद्धरण चिन्ह। दानिश, तुम इसके अंगों का क्या करोगे? उद्धरण चिन्ह। अरुण, वो तो मैं आपको बाद में बताऊंगा, आप ये बताओ रख सकते हैं या नहीं? उद्धरण चिन्ह। दानिश ने कुछ सोचा और बोला, इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, ये तो मानवी के विद्यालय जाकर ही पता चलेगा कि उन्हें ड्रैगन का पूरा शरीर चाहिए या फिर सिर्फ कोई अंग। अगर उन्हें पूरा शरीर चाहिए तो हम कुछ नहीं लेंगे। उद्धरण चिन्ह। अरुण, फिर तो हमें मानवी के विद्यालय जाना ही पड़ेगा। थोड़ी देर और उड़ने के बाद दानिश अचानक रुक गया। उसे रुका हुआ देख मानवी बोली, क्या हुआ सीनियर, क्या आगे कोई खतरा है? उद्धरण चिन्ह। दानिश, नहीं, तुम थोड़ी देर के लिए अपनी तलवार मुझे दे सकती हो। उद्धरण चिन्ह। मानवी ने एक बार अरुण की तरफ देखा और एक बार शिवा की तरफ, पर उनके चेहरा देख लग रहा था जैसे उन्हें भी कुछ नहीं पता था। मानवी ने अपनी तलवार निकाली और दानिश को दे दी। दानिश ने मानवी की तलवार की और आगे उड़ने लगा। बाकी लोग उड़ते हुए दानिश को ही देख रहे थे। दानिश उड़ता जा रहा था और साइड में आने वाले पेड़ों पर तलवार से कट लगाते हुए जा रहा था। उनमें से किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर दानिश करना क्या चाहता था। अरुण, भाई, तुम करना क्या चाहते हो? उद्धरण चिन्ह। दानिश, थोड़ी देर रुको, तुम्हें सब पता चल जाएगा। उद्धरण चिन्ह। फिर किसी ने कोई सवाल नहीं किया, बस दानिश जो कर रहा था उसे देखते रहे। परी लोग। एक सफ़ेद संगमरमर से बना हुआ बड़ा महल, जिसके चारों तरफ तरह तरह के फूल खिले हुए थे। उन फूलों पर तितलियों के साथ साथ छोटी छोटी तितली के समान परियां घूम रही थी। इन्हें छोटी परी कहा जाता था। महल के पीछे एक झरना गिर रहा था जिसका पानी एक झील में आ रहा था। झील का पानी आईने की तरह साफ था, उसमें रंग बिरंगी मछलियां तैर रही थी। परी लोक का नज़ारा बहुत ही सुंदर था। अगर कोई वहां का नज़ारा देख ले तो वहीं रह जाए। उस बड़े महल के अंदर एक परी बहुत जल्दबाजी में अपने पंखों को फड़फड़ाते हुए उड़े जा रही थी, जिसके चेहरे पर अजीब ही भाव थे। वह महल के बीचों बीच दरबार में जाकर रुकी, जहां सामने एक बड़ा कमल का फूल रखा हुआ था जिस पर सफ़ेद पंखों वाली एक सुंदर परी बैठी हुई थी। जल्दबाजी में आई परी उसके सामने झुकते हुए बोली, मास्टर, आपके ध्यान में डिस्टर्ब करने के लिए माफ़ करना, लेकिन मुझे अभी अभी एक खबर मिली है। मुझे लगा वो आपको बताना बहुत ज़रूरी है, इसलिए मुझे अभी आना पड़ा। उद्धरण चिन्ह। सामने बैठी हुई परी ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। उसकी आंखों का रंग नीला था और उसकी आंखों बेहद शांति दिखाई दे रही थी। इस परी का नाम वैशाली था, जो परी लोक की एक मास्टर थी, यानी यहाँ के विद्यालय में एक टीचर थी जो बच्चों को कल्टीवेशन और लड़ना सिखाती थी।
वैशाली बड़ी ही शांत आवाज में बोली, बोलो, क्या खबर है? उद्धरण चिन्ह। कैसा लगा आज का चैप्टर? आपको कमेंट जरूर करें। परी कौन सी न्यूज़ लेकर आई थी जिसे बताना इतना जरूर था? आखिर दानेश पेड़ों पर कट क्यों लगाने लगा? 33 ग्रेट मास्टर परी की इंसानों से नफरत, कंकालों का हमला। मानवी ने दानेश को अपने रंगभूमि में आने का कारण बताया कि वह यहाँ एक 5000 साल के ड्रैगन का मकबरा है जहाँ पर उसका शरीर अभी भी सुरक्षित रखा हुआ है। उसे अपने स्कूल को बचाने के लिए उस ड्रैगन के शरीर की जरूरत थी, उसके बिना उसके स्कूल पर खतरा मंडराता रहेगा। लेकिन टॉप सीक्रेट होने की वजह से मानवी ने नहीं बताया कि कौन सा खतरा है। दूसरी तरफ परीलोक में एक परी जल्दी जल्दी उड़ती हुई दरबार में पहुंची और मास्टर वैशाली को कोई बहुत महत्वपूर्ण जानकारी देने आई। मास्टर वैशाली, बोलो, क्या खबर है इसी जिसकी वजह से तुम्हें मुझे ध्यान से जागना पड़ा? दूसरी परी, मास्टर, अभी एक जासूस खबर लाया है कि ब्लैक हेवनली फायर को किसी इंसान ने रिफाइन कर लिया है। इसका मतलब है कि उसने उसके रक्षक को मार डाला और उससे ब्लैक हेवन की फायर ले ली। मुझे लगता है कि ये इंसान कोई मामूली इंसान नहीं हो सकता, इसलिए आपको बताने आ गई। उद्धरण चिन्ह। मास्टर वैशाली चौंकते हुए बोली, क्या किसी इंसान ने ब्लैक हेवनली फायर को रिफाइन कर लिया? ये वाकई में बहुत बड़ी खबर है। मुझे जल्दी से ग्रेट मास्टर परी को बताना होगा। अब तुम जा सकती हो। दूसरी परी अपना सिर झुकाकर अभिवादन करती है और वहां से चली जाती है। मास्टर वैशाली अपनी जगह से खड़ी हुई और ग्रेट मास्टर परी की तरफ उड़ गई। वह रास्ते में इंसानी लोक के बारे में सोचने लगी। बहुत दिनों बाद मैंने इंसानी लोक के बारे में सुना है। मेरी मास्टर वहां की कहानियां सुनाया करती थी, जिसे सुनकर मुझे वहां जाने का बहुत मन करता है। आज कई दिनों बाद किसी इंसान की खबर मिली है, वो भी इतनी अच्छी खबर। काश मुझे इंसानी दुनिया में जाने का मौका मिले। मास्टर वैशाली सोचते हुए एक बगीचे में जा पहुंची, जहां एक बड़ा सा झूला लटक रहा था। लग रहा था जैसे उसकी रस्सी आसमान में बंधी हो, उसका कोई छोर दिखाई नहीं दे रहा था। उस झूले पर एक सफ़ेद बालों वाली सुंदर महिला, या फिर ये कहें परी, बैठी हुई थी। ये परी लोक की सबसे ताकतवर परी थी, जिसे सभी ग्रेट मास्टर परी के नाम से जानते थे। मास्टर वैशाली उनके सामने झुककर बोली, प्रणाम ग्रेट मास्टर परी। ग्रेट मास्टर परी वैशाली को देख मुस्कराते हुए बोली, कहो वैशाली, कैसे आना हुआ? कोई परेशानी है क्या? मास्टर वैशाली, मुझे नहीं पता ये परेशानी है या नहीं, आप ही फैसला करना इस बात का। हमें इंसानी दुनिया से एक खबर आई है कि किसी इंसान ने ब्लैक हेवनली फायर को रिफाइन कर लिया है। अब आप खुद बताइए ये परेशानी है या नहीं? उद्धरण चिन्ह। ग्रेट मास्टर परी कुछ देर सोचकर बोली, ये परेशानी है भी और नहीं भी। हमारे लिए तो कोई परेशानी की बात नहीं है, लेकिन उस इंसान के लिए बहुत परेशानी की बात है। जब ये खबर हम तक पहुंच गई है तो दानवों को अब तक पता लग गया होगा कि हेवनली फायर रिफाइन हो चुकी है। अब कोई न कोई शैतान उस इंसान को मारने के लिए पहुंचता ही होगा। उद्धरण चिन्ह। ये सुन मास्टर वैशाली चौंक गई, उस इंसान की जान खतरे में है। तो मास्टर वैशाली झुककर निवेदन करती हुई बोली, क्या हम उस इंसान को ऐसे ही मरने देंगे? क्या हम कुछ करेंगे नहीं? उन शैतानों का आतंक दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है, क्या हम ऐसे ही हाथ पर हाथ रख बैठे रहेंगे? वैशाली की बातों में दानवों के लिए गुस्सा और परीलोक के लिए तंज छुपा हुआ था, जिसे सुन ग्रेट मास्टर बोली, उस इंसानी लोक से मुझे नफरत हो चुकी है। अब मुझे इंसानी लोक या वहां के लोगों से कोई मतलब नहीं है। मेरी सबसे प्रिय शिष्य। उद्धरण चिन्ह। ग्रेट मास्टर इतना ही बोली कि वो शांत हो गई। वो इंसानी लोक के बारे में और कोई बात नहीं करना चाहती थी। उन्हें इंसानी लोक से बहुत नफरत थी। इस बात के मास्टर वैशाली अच्छे से जानती थी, पर किसी और की गलती की वजह से वह किसी मासूम इंसान को यूं ही मरते हुए नहीं छोड़ सकती थी। इसलिए वैशाली दोबारा बोली, अगर आप इजाज़त दें तो मैं। मास्टर वैशाली इतना ही बोल पाई थी कि ग्रेट मास्टर परी वैशाली को रोकते हुए थोड़ा गुस्से में बोली, नहीं, वहां जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने क्या कहा अभी कि मुझे ना तो इंसानी लोक से कोई मतलब है, ना ही किसी इंसान से। तो वह अब और कोई नहीं जाएगा, ना ही किसी को जाने की इजाज़त है। उद्धरण चिन्ह। मास्टर वैशाली यह सुन उदास हो गई और अपने आप से बोली, मास्टर, कहाँ हो आप? ग्रेट मास्टर की गलत फहमी को आप ही दूर कर सकती थी, लेकिन पता नहीं आप कहाँ हो। उद्धरण चिन्ह। था एक बार मास्टर रोहिणी इंसानी लोक इंसानों की मदद करने गई थी, लेकिन पास्ट में कुछ ऐसा हुआ उनके साथ कि जिस वजह से ग्रेट मास्टर परी को इंसान और इंसानी लोक से नफरत हो गई। मास्टर वैशाली की मास्टर और ग्रेट मास्टर परी की सबसे प्रिय शिष्य एक ही परी थी, जिसका नाम मास्टर रोहिणी।
इंसानी लोग की वजह से उन्हें अपनी प्रिय शिष्या से अलग होना पड़ा। अब कारण क्या था ये तो आपको कहानी में आगे ही पता चलेगा। मास्टर वैशाली ग्रेट मास्टर परी को अभिवादन कर वहां से चली गई। ग्रेट मास्टर परी की आंखों में प्यार और गुस्से के साथ आंसू दिखाई दे रहे थे। ग्रेट मास्टर परी खुद से ही बोली, कहाँ हो रोहिणी, एक तुम ही हो जो इस परी लोक को संभाल सकती हो। तुम जहां भी हो वहां से जल्दी आ जाओ, मैं तुम्हारा 21 साल से इंतजार कर रही हूं। उद्धरण चिन्ह। दूसरी तरफ इंसानी लोक। दानिश पेड़ों पर कट लगाते हुए आगे बढ़ रहा था। थोड़ी देर बाद उसने कट लगाना बंद कर दिया और आगे बढ़ता हुआ बोला, देखो अब इन पेड़ों को ध्यान से, इन सभी पर कट लग रहे हैं जो मैंने भी थोड़ी देर पहले लगाए। इसका मतलब समझ रहे हो क्या? उद्धरण चिन्ह। अरुण, अरे तेरी की, इतनी देर से हम गोल गोल घूम रहे हैं तो फिर मैं तभी तो सोचूं कि हर बार ये जगह देखी देखी हुई क्यों लग रही है। चांदनी अरुण को घूरते हुए, हाँ जब तुम्हें लग रहा था तो बोला क्यों नहीं? वैसे तो चपड़ चपड़ करते रहते हो लेकिन जब बोलना होता है तब तुम्हारे मुंह पर ताला लग जाता है। उद्धरण चिन्ह। चांदनी की बात सुन मानवी खुद से बोली, अब ये फिर से शुरू ना हो जाएं, दोनों पागल है। अरे वस अब शुरू मत हो जाना। अरुण भाई अब आप कुछ नहीं बोलोगे, शांत रहोगे? पहले हमें इस जाल से बाहर निकलना है, फिर बाद में लड़ लेना आप दोनों आराम से। अरुण चांदनी को कुछ बोलना चाहता था लेकिन मानवी के कहने पर वह चांदनी को सिर्फ घूर कर रह गया। शिवा दानिश के पास आया और बोला, तो यहाँ एक ट्रैप है, अब इस ट्रैप को कैसे तोड़ा जाए? लेकिन आपको कैसे पता चला कि हम एक ट्रैप में फंस गए हैं? हम लोगों में से किसी को भी एहसास नहीं हुआ इस बारे में। उद्धरण चिन्ह। दानिश तलवार को वापस मानवी को देते हुए बोला, तुम लोगों को यह फल दिखाई दे रहा है, इस फल को मैंने कई बार एकम ही जगह पर देखा। ऐसा तो नहीं हो सकता था कि ऐसा ही फल हर पेड़ पर एक ही जगह पर लगा हो, इसलिए मुझे शक हुआ। लेकिन अब मुझे यकीन हो गया कि हम एक ट्रैप में फंस चुके हैं। उद्धरण चिन्ह। अरुण खुद से ही बोला, अब एक फल पर कौन ध्यान देता है? मैं होता तो अब तक फल को ही खा जाता, पर इस बात पर ध्यान ही नहीं दे पाता। उद्धरण चिन्ह। दानिश उन सभी से पूछते हुए, तो कोई जानता है क्या ऐसे ट्रैप से कैसे निकला जाए? मैं इस तरह के ट्रैप में कभी नहीं फंसा तो मुझे इसका कोई आइडिया नहीं है कि यहाँ से कैसे बाहर निकला जाए। उद्धरण चिन्ह। उन चारों में से किसी को भी दानिश की बात पर विश्वास नहीं हुआ। इतना ताकतवर इंसान जिसने आज तक ट्रैप ही नहीं देखा, ऐसा कैसे हो सकता है? दानिश पुनर्जन्म के बाद ही तो योद्धा बना था, उसे क्या पता ऐसे ट्रैप के बारे में? उसे तो बस जादुई गोलियां के बारे में पता था। चांदनी जो एक चोर थी वो ऐसे कई ट्रैप में कई बार फंस गई थी। चांदनी आगे आए और बोली, मैं कई सारे ट्रैप में फंस चुकी हूँ, पर वो सभी ट्रैप घरों में बिछाए हुए थे तो मैं उनकी दीवार तोड़कर बाहर आ जाती और उस ट्रैप को तोड़ देती। लेकिन इन ट्रैप में कोई दीवार तो है नहीं जिसे तोड़ा जाए। उद्धरण चिन्ह। चांदनी की बात सुन अरुण बोला, मुझे पता था एक चोर को ट्रैप्स के बारे में जरूर पता होगा। अब उद्धरण चिन्ह। अरुण इतना बोला ही कि सभी लोग उसे घूर कर देखने लगे और ऐसा लगा जैसे सभी बोलना चाहते थे कि तुम थोड़ी देर शांत नहीं रह सकते हो क्या? अरुण ने उन्हें घूरता देख अपने मुंह पर अपने दोनों हाथ रख लिए। दानिश कुछ सोचने के बाद बोला, तो फिर हम रास्ता बदल कर देख सकते हैं, दीवार नहीं है तो क्या हुआ, रास्ता तो बदल सकते हैं ना? चांदनी, इसका कोई फायदा नहीं होगा शायद, पर एक बार ट्राई करने में कोई हर्ज नहीं है, कोशिश करके देख लेते हैं। उद्धरण चिन्ह। सभी रास्ता बदल कर आगे बढ़ने लगे। रास्ते में उन्हें कई सारे कंकाल मिले जो इंसानों के थे। उन्हें देख मानवी बोली, लगता है ये सभी उन लोगों के कंकाल है जो इस ट्रैप में फंस गए थे और यहाँ से निकल नहीं पाए। उद्धरण चिन्ह। मानवी की बात सुन अरुण खुद के शरीर पर हाथ घुमाने लगा और सोचने लगा, कहीं वो भी इनकी तरह कंकाल ना बन जाए। उद्धरण चिन्ह। अरुण, कहीं हम भी तो इनकी तरह कंकाल नहीं बनने वाले? मुझे कंकाल से बहुत डर लगता है, मुझे कंकाल नहीं बनना। उद्धरण चिन्ह। किसी ने भी अरुण की बकवास बातों पर ध्यान नहीं दिया और आगे बढ़ते रहे। लेकिन थोड़ी देर बाद वो सभी पहले वाली जगह पर वापस आ गए जहां वही फल लटका हुआ था और पेड़ पर कट लगा हुआ था। उसे देख अरुण बोला, लगता है अब हम सभी कंकाल बनने वाले हैं। उद्धरण चिन्ह। चांदनी, तुम थोड़ी देर शांत नहीं रह सकते क्या? अगर कंकाल बनने का इतना ही शौक है तो तुम ही बन जाओ कंकाल, लेकिन मैं अभी नहीं मर सकती। मुझे बहुत से अधूरे काम पूरे करने हैं जो बहुत जरूरी है। अब तुम शांत रहो और मुझे सोचने दो। उद्धरण चिन्ह। अरुण, हाँ सोचो सोचो, थोड़ा जल्दी सोचो, मुझे भी इतनी जल्दी नहीं मरना।
मुझे भी बहुत जरूरी काम है, अभी मेरी शादी भी नहीं हुई, बच्चे भी करने हैं। उद्धरण चिन्ह। चांदनी अरुण पर गुस्सा करते हुए, तुम सोचने दोगे तभी तो, अगर तुमने अपनी बकवास बंद नहीं की तो पक्का हम सभी यहाँ कंकाल बनकर ही रह जाएंगे। उद्धरण चिन्ह। अरुण, ठीक है, मैं अब कुछ नहीं बोलूंगा। उद्धरण चिन्ह। अरुण के शांत होते ही सभी लोग अपना अपना दिमाग लगाकर वहां से निकलने की सोचने लगे। उनमें से कोई भी कोई आइडिया दे पाता इससे पहले वहां उन्हें एक ढोल के बजने की आवाज आई। सभी लोग उस आवाज को ध्यान से सुनने लगे। अरुण तो अपने कानों को साफ कर सुनने लगा। अरुण, अब ये क्या बला है, यहाँ पर ढोल कौन बजा रहा है? हम एक काम करते हैं, इस ढोल को बजाने वाले से ही पूछ लेते हैं कि यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता कहाँ है। कैसा आइडिया है? उद्धरण चिन्ह। सभी लोग उसे अजीब निगाहों से देखने लगे। अरुण उन सभी से बोला, क्या हुआ, तुम लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? मैंने कुछ गलत कहा क्या? उद्धरण चिन्ह। चांदनी, नहीं, तुमने कुछ गलत नहीं कहा। ऐसा करो, तुम ही उस ढोल बजाने वाले से पूछ कर आओ, यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता कहाँ है। जाओ। उद्धरण चिन्ह। अरुण, ओह ठीक है, मैं अभी कुछ कर आता हूँ। उद्धरण चिन्ह। अरुण खड़ा होकर ढोल की आवाज की दिशा में जाने लगा, लेकिन थोड़ा ही आगे बढ़ने के बाद उसने जो देखा उसे देखकर डरते हुए वापस भागते हुए आया और दानिश के पीछे आकर छुप गया। चांदनी, जाओ, पूछ कर आओ रास्ता। अरुण डरते हुए अपनी आंखें बंद करता है और बोला, मुझे कहीं नहीं जाना भाई, अब ये क्या नई मुसीबत है? ये सभी कंकाल जिंदा कैसे हो गए? और ये सब हमारी तरफ क्यों आ रहे हैं? असल में ढोल की आवाज से वहां मरे पड़े हुए कंकाल अचानक से जिंदा हो गए। उन्होंने दानिश और बाकी सभी को चारों ओर से घेर लिया और उनकी तरफ बने लगे। चांदनी, जाओ, पूछ कर आओ रास्ता। अरुण डरते हुए अपनी आंखें बंद करता है और बोला, मुझे कहीं नहीं जाना भाई, अब ये क्या नई मुसीबत है? ये सभी कंकाल जिंदा कैसे हो गए? और ये सब हमारी तरफ क्यों आ रहे हैं? असल में ढोल की आवाज से वहां मरे पड़े हुए कंकाल अचानक से जिंदा हो गए। उन्होंने दानिश और बाकी सभी को चारों ओर से घेर लिया और उनकी तरफ बने लगे। चांदनी ने कुछ सोचते हुए अपनी तलवार बाहर निकाल ली। अब मुझे पक्का यकीन हो गया है, वीर परेशानी का दूसरा नाम है, मैं जब तक इसके साथ रहूंगी तब तक इसी ही मुसीबत में फंसती रहूंगी। उद्धरण चिन्ह। वीर और मानवी ने भी अपनी तलवार बाहर निकाल ली और चारों लड़ने के लिए तैयार हो गए। अरुण उन चारों के बीच में डरा हुआ खड़ा था। धीरे धीरे कंकाल उनके पास आ गए। सभी लोग अपनी तलवारों से दानिश अपने मुखों से उन पर हमला करने लगे। कंकाल ज्यादा ताकतवर तो नहीं थे, लेकिन सैकड़ों की संख्या में थे। वो धीरे धीरे पास आ रहे कंकाल के टुकड़े टुकड़े करने लगे। लेकिन ये क्या, जो कंकाल जिन्हें अभी उन लोगों ने मारा वो धीरे धीरे वापस जिंदा होने लगे। ये देख अरुण और भी ज्यादा डर गया। मानवी कंकाल से लड़ते हुए बोली, अगर ये वापस जिंदा होते रहे तो यहाँ से निकला मुश्किल हो जाएगा, हमें जल्दी ही कुछ करना होगा। उद्धरण चिन्ह। 34 दानिश पहुंचा मकबरे में। अरुण का बचकाना जादू। दानिश अपने दोस्तों के साथ एक जाल में फंस गया। वो कहीं भी जाते हैं लेकिन वापस उसी जगह पर लौट कर आ जाते। कई बार प्रयास करने के बाद जब वो जाल से नहीं निकल पाए तो एक साथ बैठकर वहां से बाहर निकलने के लिए कोई रास्ता सोचने लगे। वो सभी बाहर निकलने का रास्ता सोच रहे थे कि तभी वहां ढोल की आवाज आने लगी। अरुण ढोल बजाने वाले से वहां से निकलने का रास्ता पूछने जाने लगा, लेकिन डरकर वापस भाग आया क्योंकि उन्हें वहां पर कंकालों में चारों तरफ से घेर लिया था। दानिश के साथ शिवा, मानवी और चांदनी उन कंकालों से लड़ने लगे और बीचों बीच अरुण डरकर बैठा हुआ था। लेकिन अचानक से ढोल के बजने की आवाज तेज हो गई, जिस वजह से वहां मरे पड़े हुए कंकाल दोबारा जुड़ने लगे और पहले की तरह जिंदा होकर उन पर हमला करने लगे। उन्हें जिंदा होते देख मानवी बोली, इस तरह तो हम इन्हें कभी नहीं मार पाएंगे। अगर यह इसी तरह वापस जिंदा होते रहे तो एक टाइम पर हम भी इन जैसे हो जाएंगे। हमें जल्दी ही यहाँ से निकलने का कोई और रास्ता देखना होगा। उद्धरण चिन्ह। दानिश, तुम सब एक काम करो, इन कंकालों को थोड़ी देर के लिए संभाले रखो। मुझे लगता है इन कंकालों का उस ढोल के साथ कोई कनेक्शन है, मैं जाकर उस ढोल को देखता हूं और तुम इन्हें संभालो। उद्धरण चिन्ह। शिवा, ठीक है, हम इन्हें संभालते हैं, तब तक तुम उस ढोल को देखो। उद्धरण चिन्ह। दानिश वहां से ढोल की आवाज की दिशा में उड़ गया, लेकिन उसे ढोल कहीं नजर नहीं आया और वह वापस घूम फिर कर उसी जगह पर आ गया। उसे देख अरुण बोला, क्या हुआ भाई, तुम तो ढोल को देखने गए थे ना, क्या हुआ, ढोल बजाने वाला मिला क्या? उद्धरण चिन्ह। दानिश, ना तो ढोल मिला और ना ही ढोल बजाने वाला मिला, लगता है यहाँ कुछ और ही मंजरा है। उद्धरण चिन्ह।
कंकालों को मारने से एक का हाथ कटकर अरुण के पास आ गिरा, जिसका अरुण को पता नहीं चला। कंकाल का हाथ अपने आप अपनी उंगलियों से चलते हुए और उसके पास आया और उसका पैर पकड़ लिया। जैसे ही अरुण को अपने पैर में कुछ महसूस हुआ तो उसने अपना पैर देखा, जो एक कंकाल के हाथ ने पकड़ रखा था। उसे देख अरुण जोर से चिल्लाते हुए उछलने कूदने लगा। भाई भाई बचाओ मुझे, अरे कोई तो बचाओ, इसने मेरा पाँव पकड़ लिया। उद्धरण चिन्ह। वस हाथ के पकड़ने से उसकी हालत खराब हो गई, उसकी उछल कूद से उसके पैर से हाथ अलग हो गया। अरुण गुस्से में उस हाथ के पास गया और उसके अपने पैर से कुचलने लगा। तू मुझे मारना चाहता था कुत्ते, तू मर अब। सभी लोग उसकी बेवकूफ़ी पर मन ही मन हंसने लगे, लेकिन अरुण को उस हाथ को कुचलकर बहुत सुकून मिला। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसने किसी शेर को मार डाला हो। दानिश ने कुछ सोचा तो उसे एक आइडिया आया। वह हवा में उड़ा और एक लंबी सांस अंदर ली और कंकालों के झुंड की तरफ उड़ गया। आते हुए कंकालों पर दानिश अपने मुंह से काली आग उगलने लगा। कंकाल आग की चपेट में आते ही रख के ढेर में बदलते गए। थोड़ी ही देर में दानिश ने वहां के सारे कंकालों को जलाकर राख कर दिया। वो किसी ड्रैगन की तरह अपने मुंह से आग उगल रहा था। उनके राख होते ही दानिश जमीन पर आ गया। अब ढोल का बजना भी बंद हो गया। अरुण, चलो अच्छा है, अब ढोल बजाने वाला थक गया लगता है। अब वो फिर से ढोल बजाने लगे, इससे पहले हमें यहाँ से बाहर निकलना होगा। उद्धरण चिन्ह। तभी अचानक चांदनी बोली, अरुण तुम्हारे पीछे कंकाल। अपने पीछे कंकाल का नाम सुनते ही वो डर से चिल्लाते हुए उन सभी की ओर आ गया, लेकिन वो सभी उस पर हंसने लगे, क्योंकि चांदनी ने उसके साथ मजाक किया था। जब अरुण को पता चला तो वह चांदनी की तरफ घूरने लगा। शिवा काफी देर से जाल के बारे में सोच रहा था, तो वह बोला, मेरे पास एक आइडिया है, अगर काम किया तो अच्छा है। सभी उसकी तरफ गौर से देखने लगे तो शिवा आगे बोला, मुझे लगता है यह जमीन चल रही है, यानी जब भी कोई इस पर चलता या उड़ता है तो यह जमीन भी उसके साथ घुमाती है और हमें लगता है कि हम वहीं पर घूम रहे हैं। उद्धरण चिन्ह। बाकियों ने जब इसके बारे में सोचा तो उन्हें भी कुछ ऐसा ही लगा। बिल्कुल हो सकता है ऐसा, जब वो किसी चीज़ पर चले उसके साथ वो भी चले तो हम आगे नहीं बढ़ पाते। चांदनी, चलो मान लिया ऐसा हो सकता है, तो फिर यहाँ से निकलने के लिए क्या किया जाए? शिवा, यहाँ से बाहर निकलने के लिए हमें यहाँ की ज़मीन से भी तेज चलना होगा। जब हमारी चाल इसकी चाल से बहुत ज़्यादा होगी तो हम इससे आगे निकल सकते हैं और इस जाल को तोड़ सकते हैं। ये सुन सभी लोग दानिश की तरफ देखने लगे, क्योंकि एक वही था जो सबसे तेज उड़ सकता था। उसकी उड़ने की गति उन सभी से बहुत तेज थी। दानिश उन्हें घूरता हुआ देख बोला, ऐसे क्या देख रहे हो? मैं तुम सबको एक साथ कैसे पकड़ूंगा, ये भी तो सोचो। उद्धरण चिन्ह। मानवी, हम एक दूसरे का हाथ पकड़ लेंगे तो आसानी से निकल जाएंगे। दानिश, ठीक है, तो कौन पकड़ेगा मेरा हाथ? उद्धरण चिन्ह। मानवी और चांदनी ने झट से दानिश के दोनों हाथ पकड़ लिए। अब अरुण, जो चांदनी का हाथ कभी नहीं पकड़ सकता, उसने चांदनी की तरफ घूरते हुए मानवी का हाथ पकड़ लिया। अब बचा अकेला शिवा, उसने चांदनी का साथ पकड़ लिया। दानिश, ठीक है, जोर से पकड़ना, अगर किसी का हाथ छूटा तो सोच लेना वो यही रह जाएगा। ये सुन अरुण ने दोनों हाथों से मानवी का हाथ पकड़ लिया। उसे यहाँ रहकर कंकाल नहीं बनना था। दानिश उन सभी को लेकर उड़ गया। दानिश ने धीरे धीरे अपनी स्पीड बढ़ाई और तेज और भी तेज उड़ने लगा। अरुण तो चिल्लाने भी लग गया था। दानिश हवा से भी तेज उड़ने लगा। वो पल भर में उस फल वाले पेड़ के पास वापस आ जाता। दानिश ने अपनी स्पीड और बढ़ाई, अब इतना तेज हो गया कि वो दिखना बंद हो गए। हवा से उन सभी के चेहरे ऐसे लग रहे मानो किसी ने पिचका दिए हो। अचानक सामने एक दरवाजा सा दिखाई दिया जिससे लाइट आ रही थी। दानिश उस दरवाजे से होकर बाहर निकल गया। बाहर निकलते ही उन सभी के हाथ छूट गए और एक तालाब में जा गिरे। सभी धीरे धीरे तालाब से बाहर आए। उन्होंने देखा कि वो एक मकबरे के सामने खड़े हैं जो किसी मिस्र के पिरामिड जैसा लग रहा था। मानवी मकबरे को देख इतना खुश हो गई कि वह खुशी के मारे उछलती हुई दानिश के गले जा लगी। जब उसे एहसास हुआ कि उसने ये सभी के सामने क्या कर दिया तो वह शर्माते हुए दानिश से अलग हो गई। शिवा, तो ये यहाँ छुपा हुआ था, तभी तो हम इसे ढूंढ नहीं पाए थे। और ना ही वो योद्धा जिनके कंकाल जंगल में मिले थे, वो उसी जाल में भटकते हुए मर गए। यहाँ बिल्कुल शांति थी, चारों तरफ का माहौल अच्छा था। मकबरा सोने की तरह चमक रहा था। मकबरे में नीचे एक दरवाजा बना हुआ था। अरुण दरवाजे की तरफ जाते हुए बोला, चलो अब किसका इंतजार कर रहे हो, ड्रैगन को उठाओ और यहाँ से चलते हैं। वो इतना जल्दी में था कि सामने बिछा हुआ जाल उसे दिखाई नहीं दिया और एक रस्सी की चपेट में आकर उल्टा लटका गया।
आह, बचाओ मुझे, बचाओ। वो इतना जल्दी में था कि सामने बिछा हुआ जाल उसे दिखाई नहीं दिया और एक रस्सी की चपेट में आकर उल्टा लटका गया। चांदनी खुद से बड़बड़ाते हुए बोली, ये सच में पागल ही रहेगा, इसमें कभी दिमाग नहीं आ सकता। उद्धरण चिन्ह। अरुण, भाई मुझे नीचे उतारो, मुझे चक्कर आ रहे हैं। चांदनी ने अपना खंजर निकाला और रस्सी पर फेंक दिया, जिससे रस्सी कट गई और अरुण नीचे आ गिरा। आह, मार डाला रे, रस्सी काटने की क्या जरूरत थी, अगर काटी तो पहले बता देना चाहिए था ना। उद्धरण चिन्ह। किसी ने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया और सावधानी से दरवाजे तक पहुंच गए। अरुण भी उनके पीछे पीछे वहां तक पहुंच गया। मानवी, जब यहाँ जाल बिछा है तो शायद अंदर भी जाल बिछे होंगे। सभी ध्यान से चलना, ओके। सभी ने अपनी गर्दन हाँ में हिला दी। सभी सावधानी से जालों से बचते हुए आगे बढ़ने लगे। आगे चलकर दो रास्ते आए तो वो सोचने लगे किस रास्ते पर आगे बढ़ा जाए। दानेश अपनी आंखें बंद कर इंद्रियों का इस्तेमाल करने लगा। इतने अरुण सामने आया और बोला, इसमें सोचने वाली क्या बात है, मैं अभी बता देता हूँ हमें किस रास्ते पर चलना चाहिए। अक्कड़ बक्कड़ बाम्बे वो, 80, 90, पूरे 100। 100 का लोटा, तीतर मोटा, तेरा पैसा खोटा। छत के ऊपर कुत्ता भौंके। छत के ऊपर कुत्ता भौंके, चोर ना आए अंदर। चांदनी खाए टॉफी बिस्किट, दूर से देखे बंदर। अक्कड़ बक्कड़ बाम्बे वो, 80, 90, पूरे 100। बोलकर एक रास्ते की तरफ इशारा करते हुए बोला, ये रास्ता सही है, हम इस रास्ते से अंदर जाएंगे। उद्धरण चिन्ह। चांदनी को उस पर बहुत तेज गुस्सा आ रहा था, वहीं पर मानवी और शिवा की हंसी नहीं रुक रही थी। आखिर ऐसी स्थिति में कौन मजाक कर सकता है, अगर थोड़ा भी ध्यान टूटा तो सीधा मौत, और ऐसे में अरुण की बचकानी हरकतें बंद होने का नाम ही नहीं ले रही थी। जहां, चांदनी, तुम सच में जादूगरी हो ना, या फिर दिमाग से अभी भी बच्चे हो, बस तुम्हारा शरीर बड़ा ही गया है, हरकतें अभी भी बच्चों वाली ही है। उद्धरण चिन्ह। अरुण, हद है यार, मैंने इतनी मेहनत से मंत्र बोला है और ये मुझे बच्चा बोल रही है। तभी दानेश ने अपनी आंखें खोली और किस्मत से उसी दरवाजे की तरफ इशारा करते हुए बोला, इस तरफ चलते हैं। दानेश के भी उसी दरवाजे की तरफ इशारा करते हुए वो तीनों चौंक गए। यही दरवाजा तो अभी अरुण ने बताया था। क्या सच में उसने कोई जादू किया था? अरुण, मैं भी यही बोला भाई, पर ये तो मेरा ही मजाक बनाने लग गई। बोल रही मैं जादूगर हूं भी या नहीं, बच्चा भी बोला। उद्धरण चिन्ह। चांदनी, हाँ हाँ, तुम्हारा तुक्का लग गया होगा। कभी कभी बच्चे तुक्के में सही जवाब दे देते हैं ना, वैसा ही तुम्हारे साथ हुआ। अरुण, देख लो भाई, ये फिर से मेरा मजाक बनाने लगी। आप बोलो तो मैं मंत्र बोलकर अभी इसे मुर्गी बना दूं, फिर चिकन तंदूरी खाएंगे। इसे खाने में और भी मजा आएगा। उद्धरण चिन्ह। दानेश, वस वस, बहुत हो गया मजाक, अब आगे चलो। अरुण चांदनी की तरफ जीभ निकालकर आगे बढ़ गया। चांदनी ने भी उसकी तरफ मुंह बना दिया। गुफा में अंदर अंधेरा बढ़ता जा रहा था। दानेश ने अपने हाथ पर काली स्वर्ग आग को जला लिया और आगे बढ़ने लगा। 35 मास्टर परी वैशाली की उलझन, प्राचीन ड्रैगन की मूर्ति। दानेश और उसके साथी कंकालों को मारकर जाल तोड़कर जंगल से निकल गए थे। वहां से निकलने के बाद वो सभी एक तालाब में जाकर गिरे। तालाब से बाहर निकलने पर उन्होंने देखा कि वो एक मकबरे के सामने खड़े हुए थे, जो मिस्र के मकबरे की तरह बना हुआ था। वह सोने की तरह चमक रहा था। उसे देखकर मानवी इतनी खुश हो गई थी कि वह खुशी से उछलते हुई दानेश के गले जा लगी। सभी उसे देखने लगे तो उसे एहसास हुआ उसने खुशी कुछ ज्यादा ही जता दी, तो वह शर्माते हुए दानेश से अलग हो गई। फिर सभी अंदर चले गए। अंदर जाकर उन्हें दो दरवाजे मिले, जहां अरुण ने अपना बचकाना जादू कर दरवाजे का पता लगाया। दरवाजे के अंदर बहुत घना अंधेरा था, तो दानेश ने अपने हाथ में काली स्वर्गीय आग जलाए और आगे बढ़ने लगे। आगे बढ़ते हुए उन पर एक बार चमगादड़ों के झुंड ने हमला किया, लेकिन उन्होंने उन सभी को आसानी से मार गिराया। कुछ देर चलने के बाद वो गुफा से बाहर आ गए। बाहर आने पर उन्होंने देखा कि सामने की तरफ एक बहुत बड़ी लावे की नदी बह रही है, जिसमें ऊपर से आग के बड़े बड़े गोले गिर रहे थे। नदी के उस पार ड्रैगन की एक बहुत बड़ी मूर्ति बनी हुई थी, जिसे देख मानवी बोली, वो देखो, वो रहा ड्रैगन का शरीर, आखिरकार हम यहाँ तक पहुँच ही गए। उद्धरण चिन्ह। अरुण उस तरह देख कुछ सोचते हुए बोला, अरे ये शरीर है या पत्थर की कोई मूर्ति? मुझे तो ये पत्थर दिखाई दे रहा है, शरीर नहीं। उद्धरण चिन्ह। उसकी बात सुन चांदनी बोली, हाँ तो मूर्ति है तो क्या हुआ, वहीं पर होगा ना ड्रैगन का शरीर भी, जहां ड्रैगन की मूर्ति बनी हुई है। मानवी उन दोनों को समझाते हुए बोली, नहीं, वह मूर्ति ही ड्रैगन का शरीर है।
उसे जादूगरों ने पत्थर में बदल दिया ताकि उसके शरीर को कोई नुकसान न पहुंच सके। अरुण के मन में एक सवाल आया तो उसने पूछा, तो फिर हम इस पत्थर की मूर्ति को लेकर कैसे जाएंगे? हमें इसके टुकड़े पड़ने होंगे क्या? उद्धरण चिन्ह। चांदनी अरुण का मजाक उड़ाते हुए बोली, टुकड़े क्यों करने होंगे? हमारे पास एक बच्चा जादूगर है ना, वो इस पत्थर की मूर्ति को फिर से शरीर में बदल देगा और उसे उठाकर स्पेस रिंग में भी डाल देगा, इसकी हम क्यों चिंता करने लगे? उद्धरण चिन्ह। मानवी, इसका इंतजाम भी है मेरे पास, पर सबसे पहले बात तो यह है कि लावे से भरी इस नदी को पार कैसे किया जाए। ऊपर से ये गिर रहे ये आग के बड़े बड़े गोले, अगर कोई इसकी चपेट में आ गया तो वह सीधा नीचे जाएगा और नीचे गया तो समझो काम खत्म। उद्धरण चिन्ह। दानेश, ठीक है फिर ऐसा करते हैं, मैं सिर्फ एक को वहां लेकर जा सकता हूं। मानवी, ये तुम्हारा मिशन था, तुम ही साथ चलो, तुम देख लेना तुम्हें क्या करना है। अब हम ज़्यादा समय खराब नहीं कर सकते। अब ज़्यादा समय नहीं है, 1 महीना पूरा होने वाला है, हमें वापस भी जाना है, अगर नहीं पहुंच पाए तो हमेशा के लिए यहीं अटके रह जाएंगे। उद्धरण चिन्ह। दानिश के कहने पर सभी को याद आया कि अब रंगभूमि के द्वार का खुलने का समय बस 1 दिन ही बचा है। अगर वो 1 दिन में वापस नहीं गए तो 20 साल के लिए यहीं कैद हो जाएंगे। शिवा ने मानवी से पूछा, तुम कर तो लोगो ना, अगर नहीं कर पाओ तो तुम्हारी जगह मैं जा सकता हूँ। उद्धरण चिन्ह। मानवी, नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, जब सीनियर मेरे साथ है तो मैं आराम से कर लूंगी, तुम चिंता मत करो। उद्धरण चिन्ह। शिवा, ठीक है, अपना ध्यान रखना और सही सलामत वापस आना। उद्धरण चिन्ह। शिवा ने इस पूरे टाइम मानवी को कभी अकेला नहीं छोड़ा, अब चाहे वो दुश्मनों से ही क्यों ना घिरे हों। शिवा जब स्कूल से मानवी के साथ आया तो अपने गुरुजी को वायदा करके आया कि मैं मानवी को सही सलामत वापस लेकर आऊंगा। अब तक उसने अपने वायदे को अच्छे से निभाया है। चांदनी अपने ही मन में सोचने लगी, लगता है अब यहाँ भी मेरे हाथ कुछ नहीं लगने वाला। मेरी किस्मत इतनी खराब कैसे हो सकती है, मुझे नदी के उसे पर जाना ही होगा, वहाँ सिर्फ ड्रैगन ही नहीं कुछ और खजाना भी हो सकता है जो मेरे काम आ सके। उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह। दानेश ने मानवी को कमर से पकड़ा, मानवी ने भी अपना एक हाथ दानेश के कंधे पर रख लिया। वह उसे लेकर उड़ने ही वाला था कि चांदनी थोड़ी आगे बढ़ी और बोली, मैं भी चलूंगी नदी के दूसरी तरफ। चांदनी की बात सुन सभी चांदनी की ओर देखने लगे, मानवी तो उसकी तरफ ऐसे देख रही थी जैसे कहना चाहती हो कि तुम कबाब में हड्डी क्यों बन रही हो। उद्धरण चिन्ह। दूसरी तरफ परीलोक में मास्टर वैशाली अपने कमरे में इधर से उधर चक्कर काट रही थी, उसके चेहरे पर थोड़ी चिंता की लकीर थे। उसका मासूम और प्यारा चेहरा थोड़ा मुरझाया सा लग रहा था। वह घूमते हुए अपने आप से कुछ बड़बड़ाए जा रही थी। मास्टर, आप कहाँ हो, किस दुनिया में हो? मुझे पूरा विश्वास है आपने हमारे परीलोक को कोई धोखा नहीं दिया, ये सब अफवाह है कि आपने किसी इंसान के लिए हमारे परीलोक को धोखा दे दिया। आप ऐसा कभी नहीं कर सकती, कोई माने या ना माने पर मुझे आप पर पूरा विश्वास है। लेकिन आप हो कहाँ? इस अफवाह की वजह से ग्रेट मास्टर परी इंसानी लोक से नफरत करने लग गई है। अगर उन्होंने कुछ नहीं करने दिया तो उस बेचारे इंसान की जान खतरे में पड़ सकती है। मास्टर वैशाली की मास्टर परी रोहिणी, जो ग्रेट मास्टर परी की सबसे प्रिय स्टूडेंट थी, वो एक बार इंसानी लोक गई थी, उसे वहां पर किसी इंसान से प्यार हो गया था, ये बात परी लोक को पता चल गई। रोहिणी के पास परी लोक का महत्वपूर्ण खजाना था जो मास्टर रोहिणी के पास था। ना तो अब तक मास्टर रोहिणी की कोई खबर आए और ना ही उस खजाने का पता चल पाया तो परी लोक के एल्डर्स ने रोहिणी को गद्दार घोषित कर दिया। तब से ग्रेट मास्टर परी को इंसानी लोक से नफरत हो गई। प्यार हुआ था ये बड़ी बात नहीं थी, बड़ी बात ये थी कि मास्टर वैशाली को अपनी टीचर पर पूरा विश्वास था, इसलिए वो उस इंसान की मदद करना चाहती थी, लेकिन ग्रेट मास्टर परी ने साफ मना कर दिया। तभी वहां पर एक छोटी परी आई जो दिखने में सिर्फ मक्खी के समान थी। वो सुनहरे रंग के कपड़े पहनी थी, देखने में बिल्कुल कोई छोटी गुड़िया लग रही थी। उसके हाथ में एक जादू की छड़ी थी। वो दिखने में भले ही छोटी हो लेकिन उसकी जादुई शक्ति बहुत ताकतवर थी, वो भी एक मास्टर परी थी। इसका नाम मोहिनी था। उद्धरण चिन्ह। मोहिनी और वैशाली दोनों ही मास्टर रोहिणी की शिष्या थी। मोहिनी वैशाली को चिंतित देख बोली, क्या हुआ वैशाली, तुम परेशान क्यों लग रही हो, तुम्हें कोई दिक्कत है क्या? उद्धरण चिन्ह। मास्टर वैशाली ने मोहिनी को देख चक्कर काटना बंद किया और अपने बेड पर बैठती हुई बोली, अब क्या ही बताऊं मोहिनी, परेशानी तो है पर उसका कोई समाधान नजर नहीं आ रहा मुझे। उद्धरण चिन्ह। मोहिनी उड़कर उसके कंधे कर बैठ गई और बोली, मुझे बताओ क्या परेशानी है?
शायद इसमें मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकूं। वैशाली ने मोहिनी को अपने दिमाग में चल रही सारी उलझनों को बता दिया, हेवनली फायर से लेकर उस इंसान को शैतानों से खतरा तक। ये भी बताया कि ग्रेट मास्टर परी ने इंसानी लोक जाने से मना कर दिया है। मोहिनी कुछ सोचने के बाद, अच्छा ये बात है, तुम उस इंसान की मदद करना चाहती हो लेकिन ग्रेट मास्टर परी ने मना कर दिया है, यही परेशानी है आपकी। वैशाली ने अपना सिर हाँ में हिला दिया और बोली, अगर आपके पास कोई समाधान है तो बताएं प्लीज। उद्धरण चिन्ह, क्या होगा कहानी में आगे? क्या मोहिनी रोहिणी की मदद कर पाएगी? क्या सच में मास्टर रोहिणी ने परी लोक को धोखा दिया था? क्या चांदनी भी मानवी और दानिश के साथ जाएगी? 36 दानिश ने बचाया चांदनी को, दानिश से हेवनली फायर छीनने की साजिश। परी लोक में वैशाली बहुत बेचैन थी, उसके पास एक छोटी परी आई जिसका नाम मोहिनी था। वैशाली ने मोहिनी को अपनी सारी परेशानी बताई और मोहिनी से उस परेशानी का कोई ऊपर सोचने के लिए बोला। दूसरी तरफ रंगभूमि में गुफा को पार कर दानिश और उसके साथी एक लावे की नदी के पास पहुंचे, जिसके दूसरी तरफ एक बहुत बड़ी ड्रैगन की मूर्ति बनी हुई थी। असल में यह मूर्ति ही ड्रैगन का शरीर था जिसे जादूगरों ने मूर्ति बना दिया था ताकि उसके शरीर को कोई नुकसान ना हो। दानिश मानवी को लेकर उड़ने वाला ही था कि चांदनी ने कहा वो भी नदी के उस पार जाएगी। सभी लोग चांदनी को घूर कर देखने लगे तो चांदनी बोली, तुम लोग मुझे ऐसे घूर कर क्यों देख रहे हो? हम सब यहाँ खजाने की तलाश में ही तो आए थे ना, तो मुझे भी खजाना चाहिए। अब मैं यहाँ खड़े खड़े देखती रहूंगी तो खजाना तो मिलने से रहा, इसलिए मुझे भी उस पार जाना होगा। उद्धरण चिन्ह, हालांकि चांदनी की बात सही थी लेकिन ये स्थिति सही नहीं थी, थोड़ी सी चूक से जान भी जा सकती थी। लेकिन दानिश तो सिर्फ एक को ही लेकर जा सकता था, अगर ज्यादा गए तो खतरा भी ज्यादा हो सकता है। दानिश, मैं तुम्हारी बात समझ रहा हूं लेकिन मैं सिर्फ एक को उस पार ले जाने का खतरा ले सकता हूं, अगर दो को लेकर गया तो कुछ भी हो सकता है। चांदनी, मैं खुद जा सकती हूं, मैंने ये नहीं कहा कि तुम मुझे लेकर चलो। अगर मुझे कुछ होता है तो ये मेरी जिम्मेदारी होगी, तुम्हारी नहीं। उद्धरण चिन्ह, दानिश खुद से मन ही मन बोला, ये लड़की खुद की जान खतरे में क्यों डालना चाहती है? इसके लिए खजाना इतना जरूरी है क्या जो मौत से भी नहीं डरती? डेमन किंग के टाइम पर भी ये खजाने के लिए अपनी जान गंवाने वाली थी और अब भी। पता नहीं क्या है ये लड़की, कोई चोरनी या कोई लालची या फिर और कुछ। दानिश चांदनी से बोला, ठीक है, जैसा तुम चाहो कर सकती हो, पर मुझे लगता नहीं है वहां कोई और भी खजाना होगा। चांदनी, कोई बात नहीं, पर मुझे जाकर देखना ही होगा। बोलकर चांदनी ने अपनी तलवार बाहर निकली और उस पर चढ़कर उड़ गई। दानिश भी मानवी को लेकर उड़ गया। दोनों ऊपर से गिरते गोलों से बचते बचते निकल रहे थे। अचानक चांदनी की तरफ दो दिशाओं से एक साथ आग के गोले आने लगे। दानिश ने चिल्लाकर चांदनी को आवाज लगाई, चांदनी संभल कर, तुम्हारी तरफ दो गोले आ रहे हैं। यहाँ एक से बचना मुश्किल हो रहा था, उसकी तरफ दो गोले आ रहे थे। चांदनी के माथे पर पसीने की बूंदें दिखाई दे रही थी। उसे थोड़ा डर लगने लगा, उसकी आंखों के सामने उसके बीते दिनों की यादें आने लगी। उसकी आंखों के सामने एक हैंडसम लड़के का चेहरा घूमने लगा, उसके साथ ही कुछ छोटे बच्चे थे जिनके साथ हंसते हुए खेल रही थी, उनके साथ खाना खा रही थी, मार्केट में कुल्फी खा रही थी। चांदनी ने उन यादों को अपनी आंखों में बसाते हुए अपनी आंखें बंद कर ली। उसकी यादों में दानिश नहीं कोई और ही लड़का था, शायद चांदनी उससे प्यार करती हो या उसके बहुत क्लोज हो, इसीलिए तो उसे अपनी मौत के वक्त उस लड़के का चेहरा दिखाई दे रहा था। दानिश ने देखा कि चांदनी अपने बैलेंस खो बैठी है, आग के गोले लगने से पहले ही वो अपनी तलवार से नीचे गिर गई। डर की वजह से उसका कंट्रोल तलवार से हट गया और वो नीचे गिरने लगी। दानिश ने थोड़ी फुर्ती दिखाई और मानवी को कस के पकड़कर चांदनी की तरफ गया और दूसरे हाथ से गिरती हुई चांदनी को पकड़ लिया। चांदनी की तलवार नीचे नदी में जा गिरी, नदी में गिरते ही तलवार पिघल गई। उसे देख मानवी भी डर गई। अगर तलवार के साथ मानवी भी नीचे गई होती तो उसका क्या हाल होता? चांदनी बेहोश हो गई थी। दानिश ने अपनी रफ्तार बढ़ाई और नदी के दूसरी तरफ पहुंच गया। ये सब होते हुए अरुण और शिवा भी देख रहे थे। एक पल के लिए तो उनकी धड़कन भी बढ़ गई, उन्हें लगा जैसे आज चांदनी नहीं बचने वाली। दानिश ने चांदनी को लिटाया और उसका मास्क उसके चेहरे से हटा दिया और अपना हाथ मानवी की तरफ बढ़ाते हुए बोला, मानवी, जल्दी से पानी दो। उद्धरण चिन्ह, मानवी ने अपनी स्टोरेज रिंग से पानी की बोतल निकालकर दानिश को दी। दानिश चांदनी के मुंह पर पानी छींटे मारने लगा। पानी पड़ने से मानवी को धीरे धीरे होश आने लगा। चांदनी के चेहरे को देख मानवी सोचने लगी,
ये मुझसे भी ज़्यादा सुंदर है, लेकिन ये अपने चेहरे पर मास्क लगाए क्यों घूमती है? और सीनियर भी अपने चेहरे पर हमेशा मास्क लगाए रखते हैं, सीनियर कैसे दिखाई देते होंगे? उद्धरण चिन्ह। दूसरी तरफ परीलोक में वैशाली की चिंता सुन मोहिनी बोली, इसका सॉल्यूशन मेरे पास है, लेकिन इसे सीक्रेट रखना होगा। वैशाली ने मास्टर मोहिनी को अपने दोनों हाथों में लिया और खुश होते हुए बोली, क्या सॉल्यूशन है? मुझे बताओ जल्दी, मैं उसे सीक्रेट ही रखूंगी। उद्धरण चिन्ह। मोहिनी, अरे अरे आराम से, कहीं खुशी खुशी में मुझे मार मत देना। बोलकर मोहिनी मुस्कुराने लगी। वैशाली, अब जल्दी बताओ, मैं वायदा करती हूँ ये हमेशा सीक्रेट ही रखूंगी। उद्धरण चिन्ह। मोहिनी, ठीक है, सुनो, मेरी अब कुछ महीनों के लिए कोई क्लास नहीं है। मेरे सारे स्टूडेंट अपने घर गए हैं छुट्टियों पर, तो मैं कहीं जाकर घूमने की सोच रही थी। अगर तुम चाहो तो मैं इंसानी लोक जा सकती हूँ, लेकिन इस बात का किसी को पता नहीं चलना चाहिए। उद्धरण चिन्ह। वैशाली खुश होते हुए, ओह सच में? उद्धरण चिन्ह। मोहिनी उसके हाथों से ऊपर उड़ी और उसके सिर का चक्कर लगाते हुए बोली, हाँ, मेरी भी इच्छा है कि मैं इंसानी लोक को घूम कर आऊँ। इस बहाने तुम्हारा काम भी हो जाएगा और मुझे इंसानी लोक घूमने का मौका भी मिल जाएगा। उद्धरण चिन्ह। अपने सिर के चारों तरफ घूमती मोहिनी को देखने की वजह से वैशाली का सिर घूमने लगा। उसने फिर से मोहिनी को अपने हाथों में लिया और बोली, ठीक है, फिर आप आज ही इंसानी लोक आओ और उस लड़के की मदद करना। उसे कुछ नहीं होना चाहिए। मेरा दिल कह रहा है कि वो लड़का एक दिन दानवों से लड़ाई में हमारी मदद करेगा। उद्धरण चिन्ह। मोहिनी थोड़ा चौंकते हुए बोली, आज? ये थोड़ा जल्दी नहीं होगा? उद्धरण चिन्ह। वैशाली, नहीं, आज ही जाना होगा, दानव उस लड़के पर कभी भी हमला कर सकते हैं। उद्धरण चिन्ह। मोहिनी, ठीक है, पर मैं उस लड़के को पहचानूंगी कैसे? उद्धरण चिन्ह। वैशाली ने उसे रंगभूमि के बारे में बताया कि अब एक दिन बाद उसका दरवाजा खुलने वाला है और वो फिलहाल उसी के अंदर है। अगर तुम दरवाजे के खुलने से पहले वहां पहुंच जाती हो तो उस लड़के को आसानी से पहचान सकती हो। उसके शरीर से तुम्हें ब्लैक हेवनली फायर की खुशबू आ जाएगी। मोहिनी, ठीक है, मैं चली जाऊंगी। अब चिंता करना बंद करो और थोड़ा मुस्कुराओ, आपके चेहरे पर यह उदासी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। उद्धरण चिन्ह। मोहिनी की बात सुन वैशाली मुस्कुराने लगी। दूसरी तरफ चांदनी को होश आ गया। उसने अपनी आंखों के सामने दानिश को पाया। पास में ही उसके पीछे से मानवी उसे लपक लपक कर देख रही थी। चांदनी को एहसास हुआ कि उसके चेहरे से मास्क हट गया है, तो वह जल्दी से खड़ी हुई और साइड में रखे मास्क को पहन लिया, जैसे वो अपना चेहरा किसी को दिखाना नहीं चाहती हो। दानिश, कैसा लग रहा है अब तुम्हें? उद्धरण चिन्ह। चांदनी, मैं ठीक हूँ, बोलकर आगे बढ़ गई। दानिश और मानवी भी उसके पीछे पीछे ड्रैगन की मूर्ति के सामने आ गए। ड्रैगन की मूर्ति के पास बहुत सी जड़ी बूटियां लगी हुई थी, जो शायद ड्रैगन के खून से उगी थी। ड्रैगन का खून शक्तिशाली होता है, तो उसके खून से उगी हुई जड़ी बूटियां भी काफ़ी कारगर साबित होंगी। मानवी को बहुत सी जड़ी बूटियां पहले ही मिल चुकी थी, यहाँ तक कि उसके पास 10,000 साल पुरानी जिंक्सन भी थी, तो उसने जड़ी बूटियों पर इतना ध्यान नहीं दिया, लेकिन चांदनी को उनकी ज़रूरत थी। उसने जल्दी से उन जड़ी बूटियों तो तोड़कर अपनी स्पेस रिंग में डाल लिया। चांदनी के यहाँ आने का कुछ तो फायदा हुआ। वो तीनों ड्रैगन की मूर्ति को चारों तरफ से देखने लगे। मूर्ति ऐसी लग रही थी जैसे वो किसी भी वक्त जिंदा हो जाएगी। दानिश मानवी से बोला, अब तुम अपना काम शुरू कर सकती हो। उद्धरण चिन्ह। मानवी ने अपनी गर्दन हाँ में हिलाई और अपनी स्पेस रिंग से एक लाल रंग की छोटी सीसी बाहर निकाली। ये सीसी उसे उसके स्कूल के एक जादूगर टीचर ने दी थी, जो उसने इसी मकसद के लिए बनाई थी। मानवी ने उस बोतल का ढक्कन खोल लाल द्रव्य ड्रैगन की मूर्ति कर छिड़क दिया और पीछे हट गई। ड्रैगन की मूर्ति लाल रंग की रोशनी से चमकने लगी। मूर्ति की चमक इतनी बढ़ गई कि उन्हें अपनी आंखें बंद करनी पड़ी। एक धड़ाम की आवाज हुई और रोशनी गायब हो गई। उन्होंने अपनी आंखें खोली तो सामने ड्रैगन का शरीर पड़ा हुआ था। उसका वो विशाल शरीर बहुत ही ज्यादा खतरनाक लग रहा था। वो शरीर पर हाथ घुमाकर देखने लगे। अचानक वहां की जमीन हिलने लगी, ऊपर से पत्थर गिरने लगे। दानिश, मानवी जल्दी करो, इसे अपनी स्पेस रिंग में डालो और चलो यहाँ से, लागत है ये जगह नष्ट होने वाली है। उद्धरण चिन्ह। मानवी ने एक दूसरी स्पेस रिंग निकली और उसे ड्रैगन के शरीर की तरफ कर दिया। रिंग से एक रोशनी बाहर निकली। वह रोशनी ड्रैगन के शरीर को लेकर स्पेस रिंग में वापस आ गई। दानिश ने जल्दी से मानवी और चांदनी को अपनी एक एक बाह में लिया और गिरते हुए पत्थर और गोलों से बचकर वापस शिवा और अरुण के पास आ गया। वो सभी उसी रास्ते से बाहर भागने लगे।
उनके मकबरे से बाहर आते ही मकबरा नष्ट हो गया। मकबरे के नष्ट होते ही वहां बना हुआ जाल भी टूट गया। अब वापस जाने का रास्ता बिल्कुल साफ हो गया था। दानेश, अब हमें पोर्टल पर वापस लौटना होगा, तभी हम टाइम पर पहुंच पाएंगे। उद्धरण चिन्ह। सभी इस बात पर राजी हुए और पोर्टल की तरफ उड़ गए। ब्लैक ड्रैगन गैंग और स्कॉर्पियो गैंग पोर्टल पर पहले ही पहुंच गई थी। दोनों गैंग वहां पर दानेश को ही देख रही थी। उन्हें ब्लैक हेवनली फायर चाहिए थी। अगर वो पोर्टल के अंदर दानेश से कमजोर है तो क्या हुआ, वो पोर्टल के बाहर उससे हेवनली फायर को छीनने का प्लान बना रहे थे। रानी, अभी तक वो लड़का वापस नहीं आया है जिसके पास हेवनली फायर है। कहीं वो किसी और रास्ते से तो भागने की नहीं सोच रहा। उद्धरण चिन्ह। सम्राट डेविल हंसी मुस्कराते हुए बोला, नहीं, यहाँ से बाहर निकलने का बस एक ही रास्ता है और वो है ये पोर्टल, उसे हमारे पास आना ही होगा। रानी, इस बार हम उसे भाग कर नहीं जाने देंगे, इस बार उससे हेवनली फायर लेकर ही रहेंगे। उद्धरण चिन्ह। सम्राट, हाँ हाँ बिल्कुल, तुम चिंता मत करो, हेवनली फायर तुम्हारी है, बस तुम्हारी। 37 मानवी और रानी की बहस घनघोर बेइज्जती ब्लैक ड्रैगन गैंग की। परी लोक से वैशाली ने अपनी दोस्त छोटी परी मोहिनी को दानेश का साथ देने के लिए भेज दिया था। उधर दूसरी तरफ दानेश अपने साथियों के साथ ड्रैगन का शरीर लेकर वहां से पोर्टल की तरफ जा रहा था। मानवी के चेहरे पर इस समय खुशी देखी जा सकती थी। वो बार बार तिरछी निगाहों से दानेश को ही देख रही थी और सोच रही थी, सीनियर कितने अच्छे हैं, जिस लड़की से इन्हें प्रेम होगा वो कितनी खुशनसीब होगी। जब ये अभी मिले हुए दोस्तों के लिए अपनी जान दांव पर लगा सकते हैं तो जिससे ये प्रेम करेंगे उसके लिए क्या क्या करेंगे मैं सोच भी नहीं सकती। काश वो खुश नसीब लड़की मैं बन जाऊं। उद्धरण चिन्ह। तभी मानवी की नज़र चांदनी पर पड़ी जो दानेश के साइड में ही उड़ रही थी। मानवी को चांदनी का सुंदर चेहरा याद आया। वो फिर से सोचने लगी, चांदनी बहुत सुंदर है, कहीं ऐसा ना हो जाए कि सीनियर चांदनी से प्रेम कर बैठे। ऐसा नहीं होना चाहिए, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। बाहर जाकर चांदनी अपने रास्ते चली जाएगी और मैं सीनियर को लेकर अपने स्कूल जाऊंगी। वहां मेरे पास मौका भी होगा और टाइम भी होगा सीनियर का दिल जीतने का। उद्धरण चिन्ह। चांदनी अपना प्लान बना रही थी। वही दानिश जय के बच्चे चिंकी, पिंकी, चिंटू और पिंटू के बारे में सोच रहा था कि 1 महीना हो गया है, बच्चे ठीक तो होंगे ना। भाभी को दिया हुआ 1 महीना पूरा हो गया था। काले साए के नहीं आने पर कहीं भाभी उन्हें फिर से परेशान करने ना लग गई होगी। उसे जल्दी ही घर वापस जाना होगा। साथ ही उसे जय के कातिलों का भी पता लगाना है कि जय को किसने और क्यों मारा था। आखिर इतने भले इंसान का कौन दुश्मन था। सभी अपने अपने विचारों में खोए हुए थे, लेकिन उनमें से किसी ने भी ये नहीं सोचा था कि उनका पोर्टल पर पहले से ही कोई इंतजार कर रहा होगा। जब वो सभी पोर्टल पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि सभी लोगों की आंखें उन्हीं पर गड़ी हुई थी। उन्हें देख लोग आपस में बातें कर रहे थे, ये तो वही है जिसने डेमन किंग को हराया था। मुझे पता था ये जरूर आएगा। ये ब्लैक ड्रैगन गैंग और स्कॉर्पियो गैंग से डरने वाला नहीं है। उद्धरण चिन्ह। मैंने सुना है इसने ब्लैक हेवनली फायर को रिफाइन कर लिया है। क्या ये सच है? लोग कुछ इस तरह की बातें कर रहे थे। उनकी बातों को ब्लैक ड्रैगन गैंग और स्कॉर्पियो गैंग के लोग भी सुन रहे थे, जो मन ही मन गुस्से से फटे जा रहे थे, लेकिन अभी कुछ कर नहीं सकते थे। उन्हें पता था कि अगर उन्होंने कुछ किया तो वो अपनी जान से हाथ धो बैठेंगे। रानी, जो कि दानिश को घूर कर देख रही थी, वो सम्राट के साथ उड़कर दानिश की तरफ गई और अपने बालों में झटका देकर अपने सुंदर और उभरे सीने को दिखाते हुए दानिश के बहुत करीब आ गई। उसने पहले तो दानिश के चारों ओर एक राउंड लगाया और सामने आकर अपने सीने को थोड़ा आगे निकालकर बड़े ही मादक अंदाज में बोली, हेलो हैंडसम, मैंने सुना है तुमने हेवनली फायर को रिफाइन कर लिया है। तुम दिखने में बहुत ही सुंदर हो, तो तुम जल्दी मरना नहीं चाहोगे। शायद तुम्हें पता नहीं है, हेवनली फायर को रिफाइन करते ही तुम्हारे बहुत से दुश्मन बन चुके हैं जो तुम पर कभी भी हमला कर सकते हैं। मेरे पास तुम्हारे लिए एक ऑफर है, या फिर यूं कहें कि अपनी जान बचाने का एक मौका है। उद्धरण चिन्ह। रानी अपनी अदाओं और बातों से दानिश को अपने वश में करना चाहती थी, लेकिन दानिश एक ही गलती को दोबारा कैसे कर सकता था। वह तो रानी की रग रग से वाकिफ था, वो अब इस तरह के जाल में नहीं फंस सकता। फिर भी वो देखना चाहता था कि आखिर रानी क्या चाहती है। दानिश, कैसा मौका? उद्धरण चिन्ह। रानी को लगा जैसे वो उसके जाल में फंसने वाला है। रानी ने दानिश के दाएं कंधे पर हाथ रखा और कमर को मटकाती हुई उसके पीछे गई। अपना मुंह दानिश के कान के पास लाकर रसीले अंदाज में बोली, तुम मेरी गैंग ब्लैक ड्रैगन गैंग में शामिल हो जाओ। मैं वायदा करती हूँ कोई भी दुश्मन तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। रानी को दानिश के इतने करीब देख मानवी को गुस्सा आने लगा।
वो अपने हाथों को कसते हुए खुद से बोली, मेरे वीर से दूर हो जा बेशर्म लड़की, वरना इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। उसे गुस्सा आता देख शिवा ने मानवी का हाथ पकड़ लिया और उसे शांत रहने का इशारा किया। रानी दानेश के सामने आए और अपना सीना दानेश के सीने के बिल्कुल पास लाकर उसे सीने पर हाथ घुमाते हुए बोली, बोलो हैंडसम, आना चाहोगे मेरे साथ मेरी गैंग में? मानवी का गुस्सा अब कंट्रोल से बाहर हो गया। दानेश तो सिर्फ रानी की हद देख रहा था कि वो अपने फायदे के लिए कितना नीचे गिर सकती है, लेकिन ये सब मानवी को नहीं पता था। वो समझ रही थी कि कहीं दानेश उसकी गैंग में शामिल होने के लिए राजी ना हो जाए। रानी ने दानेश का हाथ पकड़ा और बोली, डार्लिंग, कौन है ये लड़की? जब से देख रही हूँ ये आपसे चिपके ही जा रही है। रानी को अलग करते हुए उससे बोली, बस बहुत हुआ, अब दूर रहो मेरे वीर से। उनके ज़्यादा पास आने की ज़रूरत नहीं है। ये मेरे मंगेतर है और जल्दी ही हमारी शादी होने वाली है। मैं अपने मंगेतर को किसी और के साथ नहीं देख सकती। उद्धरण चिन्ह। मानवी की बातें सुन दानेश के साथ शिवा, अरुण और चांदनी पूरी तरह चौंक गए। दानेश सोच रहा था कि ये मेरी मंगेतर कब बनी, ये सब कब हुआ। तभी मानवी ने पकड़ा हुआ दानेश का हाथ दबाया और बोली, बोलो ना वीर, क्या कर रही थी ये लड़की तुम्हारे साथ? क्या ये तुम पर डोरे डाल रही थी? झूठ के नाटक के लिए मानवी अपनी तलवार बाहर निकालते हुए बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे वीर पर डोरे डालने की? मेरे वीर को तुम इतनी आसानी से मुझसे अलग नहीं कर सकती। मैं अभी तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगी। उद्धरण चिन्ह। मानवी तलवार लेकर आगे बढ़ी, जैसे वो रानी को सच में मारने वाली हो। लेकिन वो तो बस नाटक के जरिए रानी को और दानेश को अपने मन की बात बता रही थी। लेकिन दानेश उसके नाटक में साथ देते हुए मानवी को रोकने की कोशिश करते हुए बोला, अरे अरे रुको, वो मुझ पर कोई डोरे नहीं डाल रही थी, वो तो मुझे बस कुछ सुझाव दे रही थी। रानी की तरफ देखते हुए, ठीक कहा ना मैंने, आप मुझे सुझाव ही दे रहे थे ना? रानी हड़बड़ाते हुए, हाँ हाँ मैं बस सुझाव दे रही थी, मैं क्यों डालने लगी तुम्हारे वीर पर डोरे? मेरा होने वाला पति ब्लैक ड्रैगन गैंग का लीडर है, मुझे किसी पर डोरे डालने की क्या जरूरत? मानवी थोड़ा इतराते हुए बोली, ओह ब्लैक ड्रैगन गैंग, मेरा वीर किसी से कम नहीं है। मैंने देखा था वहां ब्लैक ड्रैगन गैंग को डेमन किंग से लड़ते हुए। ब्लैक ड्रैगन गैंग को उसने कितनी बुरी तरह से हराया था, पर मेरे शिवा ने उसे इतनी बुरी तरह से धोया कि उसको नानी नाना सब याद आ गए। वो तो मेरे वीर के पैरों में गिरकर माफी मांग रहा था, अपनी जान की भीख मांगने लगा। उद्धरण चिन्ह। मानवी जितना हो सकता था उतना बुरा ब्लैक ड्रैगन गैंग के बारे में बोल रही थी, जिसे सुन उसके साथी और दानेश मन ही मन मुस्करा रहे थे, तो थोड़ी दूर खड़ा सम्राट गुस्से से आग बबूला हुए जा रहा था। रानी को भी मानवी पर गुस्सा आने लगा। वह गुस्से में बोली, अब तुम कुछ ज्यादा ही बोल रही हो, अपनी हद में रहकर बोलो। उद्धरण चिन्ह। मानवी थोड़ा आगे बढ़ते हुए बोली, हद में रहकर? मैं नहीं, तुम हद में रहो। जब तुम्हारी शादी ब्लैक ड्रैगन गैंग के लीडर से होने वाली है तो मेरे वीर के पास क्या कर रही हो? जाओ अपने सम्राट लीडर के पास। आई बड़ी मुझे हद सिखाने वाली। उद्धरण चिन्ह। अब सम्राट भी वहां आ गया था। रानी सम्राट की तरफ देखते हुए बोली, देखो ना सम्राट, ये लड़की हमारी गैंग के बारे में क्या क्या बोले जा रही है। उद्धरण चिन्ह। लेकिन दानेश के होते हुए मानवी डरने वाली नहीं थी। उसे पता था कि दानेश के होते हुए उसका कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मानवी सम्राट को देखकर बोली, देखो ये भी आ गए। वीर यही था ना वो जिसे उस डेमन किंग ने हराया था। इनकी लड़ाई देख मुझे सच में बहुत मजा आया। इनकी वो स्पेल जिसमें एक बहुत बड़ी तलवार आसमान से नीचे आकर सीधे डेमन किंग के ऊपर गिरी, उसके टुकड़े कर दिए, लेकिन इनकी बदकिस्मती वो दोबारा जिंदा हो गया। इन्होंने लगभग उसे मार ही डाला था। दानेश ने अपना सिर हाँ में हिला दिया। मानवी ने इनडायरेक्ट सम्राट की बेइज्जती कर दी, लेकिन सम्राट को पता था दानेश उससे कई ज्यादा ताकतवर है। वो उसे नाराज नहीं कर सकता था, तो उसके पास खुद को शांत रखने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। सम्राट रानी का हाथ पकड़कर वहां से ले जाने लगा। रानी जो वहां से नहीं जाना चाहती थी, वो मानवी को सुनाना चाहती थी, लेकिन सम्राट उसे ले ही गया। उनकी चाल उन्हीं पर भारी पड़ गई। वो चाहते थे कि किसी भी तरह दानेश को अपनी गैंग में शामिल किया जाए, फिर वो उससे आसानी से हेवनली फायर छीन लेंगे। लेकिन मानवी ने उनकी अच्छी खासी बेइज्जती कर दी। उनके जाते ही अरुण खुश होते हुए आगे आया और बोला, वाह मानवी, तुमने आज मजा कर दिया। उस रानी और सम्राट को अच्छा मजा चखाया, उनके मुंह पर उन्हीं की भर भर के बेइज्जती कर डाली और वो कुछ कर भी नहीं पाए। चांदनी को तो ये सब बकवास लग रहा था। उसे इस सब से कोई मतलब नहीं था। उसे तो बाहर जाकर अपने अधूरे काम पूरे करने थे। चांदनी,
अब मैं चलती हूँ, किसी भी समय पोर्टल खुलता ही होगा, अगर किस्मत में रहे तो फिर मिलेंगे। और हाँ वीर, मेरी जान बचाने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। उद्धरण चिन्ह। दानिश ने सिर्फ हाँ में गर्दन हिला दी। चांदनी वहां से चली गई। मानवी और शिवा उन दोनों के ही साथ थे। कुछ देर बाद पोर्टल खुल गया। सभी लोग पोर्टल से बाहर जाने लगे। जिंदा लोग खुद को बड़ा ही किस्मत वाला मान रहे थे कि वो रंगभूमि से जिंदा वापस आ सके। दानिश भी अपने साथियों के साथ बाहर गया। बाहर जाते ही उसने देखा कि उस पर कई शक्तिशाली लोगों की निगाहें गड़ी हुई थी। वो उनकी निगाहों को महसूस कर सकता था। दानिश ने अपने सामने देखा, सम्राट अपने पास खड़े एक आदमी को दानिश की तरफ उंगली करते हुए कुछ बोल रहा था। उस आदमी का लेबल 75 जोड़ था, यानी वो ग्रेट मास्टर लेबल का बंदा था, जो ब्लैक ड्रैगन गैंग का एक मेंबर था। 38 सीनियर और दानिश की लड़ाई। रानी दानिश को अपनी सुंदरता और मीठी मीठी बातों के जाल में फंसा कर अपनी गैंग का मेंबर बनाना चाहती थी, लेकिन दानिश रानी के हर पैंतरे को भली भांति जानता था। ऊपर से उन दोनों के बीच में मानवी आ गई, जिसने रानी, सम्राट और उनकी पूरी ब्लैक ड्रैगन गैंग की खुलकर बेइज्जती की, और वो कुछ कर भी नहीं पाए। चांदनी, जो अब और वहां नहीं रुक सकती, उसे कुछ जरूरी काम था, तो वह दानिश को धन्यवाद बोल वहां से चली गई। पोर्टल खुलने के बाद सभी धीरे धीरे बाहर चले गए। आज रंगभूमि का 1 महीना पूरा हो गया था। सभी लोगों के बाहर आते ही पोर्टल अपने आप बंद हो गया। बाहर आकर दानिश को महसूस हुआ कि अधिकतर लोगों की निगाहें उसी पर टिकी हुई थी। दानिश ने अपने सामने हवा में सम्राट को देखा, जो उसकी तरफ इशारे करते हुए उससे बातें कर रहा था। दानिश समझ गया कि वह इतनी आसानी से यहाँ से नहीं जा सकता था। दानिश को खुद से ज्यादा मानवी, अरुण और शिवा की चिंता थी। वो तो किसी भी तरह वहां से निकल जाएगा, लेकिन उनका क्या? वो कैसे बाहर जा पाएंगे? तभी दानिश को कुछ याद आया और वो अरुण से बोला, अरुण, तुम्हें शिवा और मानवी को लेकर यहाँ से जाना होगा। यहाँ तुम सबकी जान को खतरा हो सकता है। मैं नहीं चाहता कि तुम लोग मेरी वजह से किसी परेशानी में पड़ जाओ, तो तुम अपना गायब होने वाला जादू इस्तेमाल करो और यहाँ से मानवी और शिवा को भी गायब कर निकालो। उद्धरण चिन्ह। अरुण कुछ बोलता उससे पहले ही मानवी बोली, नहीं सीनियर, मैं आपको अकेला छोड़कर कहीं नहीं जाने वाली। हम यहाँ से साथ में चलेंगे। उद्धरण चिन्ह। शिवा और अरुण भी मानवी की बात से सहमत थे, लेकिन दानिश बोला, क्या तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है? मुझे यहाँ से जाने के बाद एक बहुत जरूरी काम भी करना है। उसके होने के बाद मैं सीधा तुम्हारे स्कूल में ही आऊँगा, ये मेरा वादा है। उद्धरण चिन्ह। मानवी, मुझे आप पर पूरा भरोसा है। पर वो आगे कुछ पाती इससे पहले दानिश ने उसके कंधे पर हाथ रखा और उसकी आंखों में आंखें डालकर बोला, विश्वास है तो मेरी बात मानो और यहाँ से जाओ। मुझे कुछ नहीं होगा, मैं तुमसे मिलने तुम्हारे स्कूल जरूर आऊँगा। तुम अरुण का ख्याल रखना तब तक। उद्धरण चिन्ह। अपने लिए चिंता भरी बातें सुन मानवी दानिश से आगे कुछ नहीं बोल पाए और वहां से जाने को तैयार हो गई। अरुण ने मानवी और शिवा का हाथ पकड़ा और गायब होने का मंत्र बोला। वो तीनों वहां से गायब हो गए। उन्हें गायब होता देख रानी सम्राट से बोली, वो लड़की अपने 2 साथियों के साथ गायब हो गई। वो लड़की मुझे चाहिए। उसने आज मेरी बहुत बेइज्जती की है, उसका बदला तो मैं उससे लेकर रहूंगी। सम्राट, उसे जाने दो। हमारा पहला काम है हेवनली फायर को पाना। उस लड़की को हम फिर कभी देख लेंगे। एक बार हेवनली फायर हमारे हाथ लग जाए, बस फिर जो तुम चाहो वही होगा। उद्धरण चिन्ह। रानी चाहती तो नहीं थी कि मानवी वहां से ऐसे ही चली जाए, लेकिन जब सम्राट ने बोल दिया कि उसे बाद में देख लेंगे, सबसे पहले हेवनली फायर जरूरी है, तो उसने भी आगे कुछ नहीं कहा। दानिश ने देखा कि अरुण वहां से गायब हो गया है, तो वह उनसे दूरी दिशा में उड़ गया। सम्राट अपने साथी के साथ दानिश का पीछा करने लगा। दानिश वहां से दूर जाकर लड़ना चाहता था, जहां उन्हें देखने वाला की ना हो। अगर दानिश यही लड़ाई करने लगता तो उससे लड़ने वाले और भी लोग आ जाते, जैसे कि स्कॉर्पियो गैंग, जिन्हें हेवनली फायर चाहिए थी। दानिश सभी से एक साथ नहीं लड़ सकता था। सम्राट खुद से बोला, आज तुम कहीं नहीं भाग सकते, आज तो मैं हेवनली फायर लेकर ही रहूंगा। सीनियर जल्दी करो, हमें उसे भागने का मौका नहीं देना है। उद्धरण चिन्ह। सम्राट ने अपने सीनियर साथी से उसका पीछा करने के लिए कहा। सम्राट की स्पीड दानिश की स्पीड से बहुत कम थी। वो उसका पीछा नहीं कर पा रहा था, तो उसने सीनियर को उसे रोकने के लिए कहा। सीनियर ने अपनी स्पीड बढ़ा दी। कुछ ही पलों में दानिश सम्राट की नज़रों से ओझल हो गया, लेकिन उसका सीनियर अभी भी दानिश के पीछे था। सीनियर, इसकी स्पीड काफ़ी अच्छी है, लेकिन मेरे जितनी नहीं। मैं इसे जल्दी ही पकड़ लूंगा। उद्धरण चिन्ह।
थोड़ी दूर और पीछा करने के बाद सीनियर ने अपनी रफ्तार और बढ़ा दी, फिर वह दानिश के आगे आकर खड़ा हो गया। दानिश भी उसे सामने देख रुक गया, उसका प्लान भी कुछ ऐसा ही था कि वो सम्राट को उससे अलग कर दे। सीनियर, अब तुम्हारे भागने का कोई फायदा नहीं है। मैं ग्रेट मास्टर लेवल का योद्धा हूं और तुम अभी मास्टर लेवल पर भी नहीं हो। सिर्फ हेवनली फायर से तुम मेरा मुकाबला नहीं कर सकते। अच्छा होगा अगर तुम मेरे सामने अपने घुटने टेक दो और अपनी जान की भीख मांगो, फिर शायद मैं तुम्हारी जान बख्श दूं। उद्धरण चिन्ह। पहले सीनियर को लगा जैसे दानिश का लेवल बहुत ज़्यादा होगा, इसलिए सम्राट ने उसे बुलाया था, लेकिन जब दानिश उसके सामने आया तो पता चला दानिश का लेवल उससे बहुत कम था। तो उसे दानिश से डरने की कोई ज़रूरत नहीं थी, इसलिए उसने दानिश को जिंदा रहने का एक मौका दिया। दानिश, यही बात मैं तुमसे कहना चाहता हूँ, अगर तुम अपनी जान की सलामती चाहते हो तो मेरे रास्ते से हट जाओ, वरना बिना कारण के ही मारे जाओगे। दानिश की बात सुन वो सीनियर भड़क गया। आखिर में वो ग्रेट मास्टर लेवल का था और सामने वाला मास्टर लेवल का भी नहीं था। ऐसे में वो उसे धमकी दे रहा था। सीनियर गुस्से में बोला, तुम बहुत बदतमीज हो, मैंने फालतू में ही तुम्हें जिंदा रहने का मौका दिया, लेकिन तुम उस काबिल नहीं हो। तुम अपने सीनियर की इज्जत करना तक नहीं जानते, तुम्हें अब मरना होगा, लड़ाई के लिए तैयार हो जाओ। उद्धरण चिन्ह। बोलकर सीनियर ने अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी रिलीज कर दी। उन दोनों की बातों को कोई और भी था जो छुप कर सुन रहा था। यह कोई और नहीं, परी लोक की मास्टर मोहिनी थी। दानिश की भड़काने वाली बातें सुन वह सोचने लगी, क्या सच में ये वही लड़का है जिसने डेमन किंग को हराकर हेवनली फायर को रिफाइन किया था? इसकी बातों से तो ये कोई घमंडी लग रहा है। मास्टर वैशाली ने मुझे इसकी मदद के लिए भेजा है। क्या ये मेरी मदद के लायक भी है, जो अभी मास्टर लेवल का भी नहीं है और ग्रेट मास्टर लेवल के योद्धा को उसकी जान की धमकी दे रहा है? उद्धरण चिन्ह। मास्टर परी मोहिनी रंगभूमि के द्वार की तरफ जा ही रही थी कि उसे रास्ते में ही दानिश की आभा महसूस हुई, जिससे हेवनली फायर की खुशबू आ रही थी। तो मोहिनी द्वार पर जाने की बजाय सीधे दानिश के पीछे आ गई। सीनियर के स्पिरिचुअल एनर्जी रिलीज करने से दानिश के ऊपर उसका हल्का सा दबाव महसूस हुआ, तो उसने भी अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी रिलीज कर दी। उसके स्पिरिचुअल एनर्जी रिलीज करते ही उसके ऊपर से दबाव हट गया, साथ ही सीनियर और मोहिनी चौंक गए। सीनियर इसलिए चौंका कि दानिश की स्पिरिचुअल एनर्जी उससे भी बहुत ज़्यादा था। दानिश की स्पिरिचुअल एनर्जी उल्टा सीनियर पर ही दबाव डालने लगी। मास्टर मोहिनी के चौंकने का कारण कुछ अलग ही था। वह चौंकते हुए बोली, ऐसा कैसे हो सकता है? ये तो असंभव है, बिल्कुल असंभव है। ये लड़का है कौन? इसके अंदर तीन स्पिरिचुअल एनर्जी है। इस लड़के के अंदर इंसानी लोक, परी लोक और दानव लोक तीनों की स्पिरिचुअल एनर्जी है, लेकिन ये हो कैसे सकता है? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। ऐसा संभव ही नहीं है किसी इंसान के पास तीनों लोकों की स्पिरिचुअल पावर हो। दानिश के अंदर तीनों लोकों की स्पिरिचुअल पावर महसूस कर मोहिनी पूरी तरह से चौंक गई। उसे ये बिल्कुल नामुमकिन लग रहा था, लेकिन उसके सामने प्रूफ था, वो इसे नकार नहीं सकती। सीनियर, मैंने शायद तुम्हें कम समझ लिया था। तुम्हारी स्पिरिचुअल पावर मेरी पावर से ज़्यादा है। अब तो मैं तुम पर बिल्कुल भी रहम नहीं दिखाने वाला। उद्धरण चिन्ह। बोलकर वो अपनी तलवार बाहर निकालकर दानिश पर हमला करने के लिए दौड़ पड़ा। दानिश के पास खुद का अपना कोई हथियार नहीं था, इसलिए वह बस सीनियर के हमलों से अपनी स्पीड की मदद से बच रहा था। लेकिन सीनियर ने कुछ अलग ही सोच लिया। ये लड़का मुझे नीचा दिखाना चाहता है, इसलिए इसने अभी तक ना तो अपना हथियार निकाला है और ना ही इसने मुझ पर वार किया है। ये लड़का सच में अपनी मौत को दावत दे रहा है। मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। उद्धरण चिन्ह। सोचकर उसने अपने हमलों की रफ्तार और तेज कर दी, लेकिन उसका भी कोई फायदा नहीं हुआ। दानिश उनसे भी आसानी से बच निकल रहा था। सीनियर को अब बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आने लगा। उसने दानिश पर हमला करना बंद किया और साइड में खड़ा होकर गुस्से में आग बबूला होते हुए बोला, बस बहुत हुआ, अब मेरे हमले से बचकर दिखाओ। सीनियर अपनी तलवार को धीमे धीमे हवा में घुमाने लगा। धीरे धीरे वहां का वातावरण ठंडा हो रहा था। अचानक सीनियर ने कहा, उद्धरण चिन्ह, बर्फीले नुकीले खंजर की टेक्निक। उद्धरण चिन्ह, बर्फीले नुकीले खंजर की टेक्निक। उसके इतना कहते ही सीनियर के पास सैकड़ों बर्फ के नुकीले खंजर बन गए। सीनियर, ये लो, अब बच कर दिखाओ। एक एक करके बर्फ के खंजर दानिश पर हमला करने लगे। दानिश उनसे बच रहा था। कोई उसके कान के पास से जाता तो कोई उसकी आंखों के जस्ट सामने से, लेकिन कोई खंजर दानिश को छू भी नहीं पाया। जब भी कोई खंजर दानिश पर सीधा वार करता, उसे दानिश अपने जूतों से मारकर उसकी दिशा ही बदल देता।
धीरे धीरे सीनियर के सारे खंजर खत्म हो गए, लेकिन वो दानिश को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सके। ये देख सीनियर और भी गुस्सा हो गया, उसका खतरनाक बार खाली चला गया जिससे आज तक घायल हुए बिना कोई नहीं बच पाया। दानिश ने सोचा अब उसके पास ज़्यादा समय नहीं है, उसे जल्दी ही काम खत्म करना होगा, नहीं तो बाकी योद्धा भी आ जाएंगे और दानिश को उनसे भी लड़ना होगा। दानिश, लगता है तुम्हारे हमले खत्म हो गए, अब तुम मेरे हमलों से बचकर दिखाओ। दानिश ने अपनी आंखें बंद की और जोर से कहा, उद्धरण चिन्ह, शरीर और आत्मा का मिलन टेक्निक। उद्धरण चिन्ह। सीनियर को समझ नहीं आया ये कौन सी टेक्निक है, उसने पहली बार इसका नाम सुना था। 39 सीनियर की मौत, मार्शल आर्ट्स हाई स्कूल और गुड़िया। दानिश ने अपने दोस्तों को गायब होकर रंगभूमि के द्वार से चले जाने को कहा, उसके बाद वह वहां से दूसरी दिशा में चला गया। दानिश के पीछे पीछे सम्राट अपने सीनियर के साथ उससे हेवनली फायर लेने के लिए चला गया, लेकिन सम्राट की स्पीड कम होने से वह उन दोनों से काफ़ी पीछे रह गया। दानिश ने अपनी स्पीड स्लो की जिससे सीनियर उससे आगे आ गया। दोनों के बीच लड़ाई हो रही थी जिसे वहां छिपकर मास्टर परी मोहिनी देख रही थी। उसने देखा कि दानिश के शरीर में तीनों लोगों की स्पिरिचुअल एनर्जी थी, जिसे देख वह पूरी तरह चौंक गई। उसने ऐसा ना तो कभी सुना था ना ही देखा था कि कोई इंसान के पास तीनों लोगों की स्पिरिचुअल एनर्जी हो। जब सीनियर के वार खाली चले गए तो दानिश ने अपनी तकनीक इस्तेमाल की, उद्धरण चिन्ह, शरीर और आत्मा का मिलन तकनीक। ये वही टेक्निक थी जिसे दानव लोमड़ी ने उसे डेमन किंग को मारते हुए सिखाई थी, लेकिन सीनियर ने कभी ऐसी टेक्निक के बारे में कभी नहीं सुना था। लेकिन इस टेक्निक का नाम सुन मोहिनी फिर से चौंक गई। यह एक बहुत ही प्राचीन टेक्निक थी जिसका उल्लेख परीलोक की पुस्तकों में था, जिस पर महारत हासिल करना बहुत ही ज़्यादा कठिन था। मोहिनी, आखिर है कौन ये लड़का? क्या इसने शरीर और आत्मा का मिलन टेक्निक में भी महारत हासिल कर ली? लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? ये तो एक दानव टेक्निक है, एक इंसान का इस सीखना लगभग नामुमकिन है। क्या ये दानवों से मिला हुआ है? अगर ऐसा होता तो ये स्नैक डेमन किंग को नहीं मारता। मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रही हूँ, साथ ही इस लड़के में मेरी दिलचस्पी और भी ज़्यादा बढ़ती जा रही है। मुझे भी देखना है ये लड़का आगे क्या क्या कर सकता है। उद्धरण चिन्ह। दानिश के पीछे दानव लोमड़ी की एक भयानक परछाई बनी जो ऊपर मुंह कर चिल्ला रही थी। वो नज़ारा देख सीनियर के डर से शरीर के बाल बाल खड़े हो गए। वो परछाई दानिश के शरीर में प्रवेश कर गई और वो पहले की खतरनाक लगने लगा। उसके शरीर से और आंखों से निकलता काला धुआं उसे खौफनाक बना रहा था। उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी पहले से ज़्यादा बढ़ गई। दानिश ने अपनी आंखें खोली, उसकी आंखें देख सीनियर के कदम पीछे हट गए। दानिश धीमे धीमे कदमों से सीनियर की तरफ बढ़ने लगा। सीनियर ने दानिश को रोकने के लिए अपनी स्लैश तकनीक का इस्तेमाल किया, लेकिन दानिश की स्पीड पहले से और भी ज़्यादा बढ़ गई तो उन बारों से दानिश आसानी से बच गया। दानिश अपनी स्पीड का इस्तेमाल कर उसके सामने पहुंच गया। सीनियर अपने जस्ट सामने दानिश को देख घबरा गया। दानिश ने उसके सीने पर एक जोर का मुक्का मारा। वो उड़ता हुआ सामने के पेड़ों को तोड़ते हुए बहुत दूर जाकर गिरा। दानिश के एक मुक्के से सीनियर की हड्डी पसली एक हो गई, उसके मुंह से खून निकलने लगा। वो अपने मन में सोचने लगा, ऐसा नहीं हो सकता, ये मास्टर लेवल पर भी नहीं है। मैं ग्रेट मास्टर लेवल पर हूँ, मैं इससे कैसे हार सकता हूँ? मैं इससे इतनी जल्दी हार नहीं मान सकता। उद्धरण चिन्ह। सीनियर चिल्लाते हुए खड़ा हुआ, उसने अपनी सारी पावर रिलीज कर दी। उसके बाल हवा में ऊपर उड़ने लगे, उसके शरीर से बिजली की तरंग निकलने लगी। उसने अपना एक पैर पीछे किया और तलवार को सामने कर दानिश पर हमला करने के लिए स्पीड से आगे बढ़ा। लेकिन दानिश की स्पीड अब भी उससे बहुत ज़्यादा था। उसने मात्र 2 उंगलियों से सीनियर की तलवार को रोक लिया और तोड़ दिया। ये देखना तो सीनियर को विश्वास हुआ और ना ही मोहिनी को। दानिश के पास अब ज़्यादा समय नहीं था, उसकी स्पेल का असर किसी भी समय खत्म हो सकता था। उसके बाद उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी बहुत कम हो जाएगी। तो उसने ज़्यादा देर ना करते हुए सीनियर को गले से पकड़ा और अपनी आंखें बंद कर ब्लैक फायर को प्रकट किया। सीनियर का शरीर ब्लैक फायर से जलने लगा। वो चिल्ला रहा था, लेकिन दानिश को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा। पल भर में सीनियर राख में बदल गया। उसके राख में बदलते ही दानिश खुद से बोला, अब मुझे यहाँ से चलना चाहिए, सम्राट यहाँ कभी भी पहुँचता होगा। मेरी स्पिरिचुअल एनर्जी कम हो गई है, अब मैं उनसे नहीं लड़ सकता। ये टेक्निक ताकतवर तो है, लेकिन मेरी सारी स्पिरिचुअल एनर्जी खत्म हो जाती है। उद्धरण चिन्ह। दानिश ने एक साथ 2 जादुई गोलियां खाए और वहां से चला गया। मोहिनी भी उसके पीछे पीछे चली गई। थोड़ी देर बाद सम्राट वहां आ पहुंचा। उसने वहां नज़ारा देखा, चारों तरफ पेड़ टूटे हुए थे, चट्टानों में दरार थी। तभी उसकी नज़र राख के ढेर पर गई।
उसे देख दानिश समझ गया कि उसका सीनियर अब जिंदा नहीं रहा। वो अपने आप से बोला, लगता है मैंने उसे कमजोर समझ लिया, उसने तो ग्रेट मास्टर लेवल के बंदे को भी मार डाला। उद्धरण चिन्ह। उसके पास खड़ी रानी बोली। वो फिर पकड़ से निकल गया, अब उसे कहाँ और कैसे देखेंगे। उद्धरण चिन्ह। सम्राट के चेहरे पर टेंशन के भाव थे, वह बोला, अब मुझे उससे ज्यादा मेरी चिंता हो रही है, अब मैं पिताजी को क्या जवाब दूंगा। मिशन फेल होने की बात सुन वो मेरा क्या हाल करेंगे मुझे खुद नहीं पता, क्या जवाब दूंगा मैं उन्हें कि हम ब्लैक हेवनली फायर नहीं ला सके। उसके अलावा एक ग्रेट मास्टर लेवल के बंदे को भी खो दिया, ये सुनकर तो वो मुझे मार ही डालेंगे। उद्धरण चिन्ह। रानी उसे समझाती हुई बोली, वो तुम्हारे पिताजी, वो तुम्हें क्यों मारेंगे, एक मिशन की तो फेल हुआ है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। उद्धरण चिन्ह। सम्राट, अभी तुम मेरे पिताजी को जानती नहीं हो, वो बहुत खतरनाक है। उन्हें फेलियर लोगों से सख्त नफरत है, चाहे वो उनका बेटा ही क्यों ना हो। रानी, तुम उस लड़के का पता लगाने की सोचो, मैं तुम्हारे पिताजी का गुस्सा शांत करने का कोई रास्ता खोजती हूँ। तुम चिंता मत करो, मैं कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लूंगी। उद्धरण चिन्ह। सम्राट को अब हेवनली फायर से ज्यादा अपने पिता को सजा से डर लग रहा था। उसके पिता को कोई भी मिशन फेल होना पसंद नहीं था, मिशन फेल होने वाले को कड़ी से कड़ी सजा देते थे। दूसरी तरफ मार्शल आर्ट हाई स्कूल। मानवी शिवा और अरुण के साथ स्कूल के सामने खड़ी थी, वो मुस्कराते हुए बोली, अरुण, ये है हमारा मार्शल आर्ट हाई स्कूल, तुम्हारा हमारे स्कूल में तुम्हारा स्वागत है। उद्धरण चिन्ह। वो दोनों के साथ अंदर चली गई। स्कूल पुराने मॉडल की तरह बना हुआ था, जैसे कोई चाइनीज मार्शल स्कूल हो। स्टूडेंट्स तलवार से एक दूसरे के साथ प्रैक्टिस कर रहे थे, कुछ स्टूडेंट्स जादुई शक्तियों की प्रैक्टिस कर रहे थे। उस आग से सामने टारगेट पर निशाना लगा रहे थे तो कुछ अपने चारों ओर शील्ड बना रहे थे। अरुण का ध्यान सबसे पहले वहीं गया जहां जादूगर अटैक करने की प्रैक्टिस कर रहे थे। उसे भी एक अटैकर मैजिशियन बनना था जिससे वो भी दानिश की मदद कर सके, वो फिलहाल सिर्फ दानिश पर एक बोझ बनकर रह रहा था। तभी उनके सामने एक लड़की भागती हुई आई, जिसकी हाइट थोड़ी कम, गोल चेहरा, गोरा रंग, मोटी मोटी आंखें, इंद्रधनुष की आकृति जैसा होठ, हैप्पी कट बाल, वाइट कपड़े पहने हुए थी, जो किसी गुड़िया जैसी लग रही थी। अरुण उसे देखता ही रह गया, उसकी नज़र उसके चेहरे से हट ही नहीं रही थी। वो लड़की उनके सामने आते ही मानवी के गले लगते ही बोली, दी, आप आ गई, कैसी हो आप, और आपका मिशन कैसा रहा, पता है मैंने आपको कितना मिस किया। फिर उससे अलग होकर गुस्सा दिखाते हुए अपना चेहरा दूसरी तरफ कर खड़ी होकर बोली, मैं आपसे गुस्सा हूँ, मुझसे बात मत करना, आप मुझे अपने साथ मिशन पर लेकर नहीं गई। उद्धरण चिन्ह। मानवी उसे पीछे से प्यार से गले लगाते हुए बोली, ओह मेरी प्यारी गुड़िया, मुझसे नाराज मत हो, मैंने भी तुम्हें बहुत मिस किया, मैं अच्छी हूँ और मिशन भी अच्छा रहा। उस लड़की का नाम भी उसी की पर्सनैलिटी के हिसाब से था, यानी उसका नाम गुड़िया था। गुड़िया ने अपना मुंह बनाया और बोली, बात मत बनाओ, आपने मुझे कोई मिस नहीं किया, मैं आपसे कोई बात नहीं करने वाली, जाओ आप गुरुजी के पास और अपने मिशन की रिपोर्ट करो। उद्धरण चिन्ह। मानवी भी उससे अलग होते हुए बोली, ठीक है, मैं तुमसे बाद में मिलती हूँ, लेकिन तब तक अरुण की ओर इशारा करते हुए, अरुण को हमारा स्कूल दिखाओ, ये पहली बार हमारे स्कूल में आए हैं। गुड़िया ने मुड़कर अरुण की ओर देखा और उसे नीचे से ऊपर देखने लगी। गुड़िया के गौर से देखने पर अरुण के दिल में कुछ कुछ होने लगा। वैसे तो वो हमेशा बढ़ बढ़ करता था, लेकिन गुड़िया के सामने उसकी बोलती बंद हो गई। गुड़िया, दी, कौन है ये, क्या ये भी एक जादूगर है। उद्धरण चिन्ह। मानवी, हाँ तुमने सही पहचाना, ये भी एक जादूगर है, लेकिन ये एक प्रोटेक्टर जादूगर है। उद्धरण चिन्ह। गुड़िया, ओह, अरुण की तरफ हैंडशेक के लिए अपना हाथ बढ़ाते हुए, ही मेरा नाम गुड़िया है और मैं एक अटैकर मैजिशियन हूँ। उद्धरण चिन्ह। अरुण के मुंह से कोई जवाब नहीं आया, बस उसने गुड़िया को देखते हुए उससे हाथ मिलाने के लिए हाथ बढ़ा दिया। उससे हाथ मिलते ही मानो अरुण के शरीर में एक करंट सा दौड़ गया हो, वो अपने हो मन में खुद से बातें कर रहा था, क्या सुंदर लड़की है भाई, ऊपर से अटैकर मैजिशियन भी, अगर ये मेरी लाइफ पार्टनर बन जाए तो हम दोनों मिलकर कुछ भी कर सकते हैं। उद्धरण चिन्ह। अरुण के कुछ नहीं बोलने पर गुड़िया ने अरुण का हाथ हिलाया और बोली, हेलो, किन विचारों में खोए हुए हो। अरुण को विचारों में खोता देख मानवी मन ही मन मुस्कुराने लगी। अरुण भी अपने होश में आया और हड़बड़ाते हुए टूटे फूटे शब्दों में बोला, हेलो, जादूगर, प्रोटेक्टर, अटैकर, अरुण, नहीं, मैं अरुण जादूगर नहीं,
मेरा नाम अरुण और मैं एक जादूगर प्रोटेक्टर हूँ। उद्धरण चिन्ह। उसे हड़बड़ाता देख गुड़िया मानवी को देखने लगी, जैसे पूछना चाहती हो कि ये ऐसा ही है क्या। लेकिन मानवी उन्हें देख हंसने लगी और बोली, इनका यहाँ पहली बार है ना, इसलिए शायद घबरा रहे हैं। ठीक है, मैं चलती हूँ, तुम अरुण का ध्यान रखना। शिवा, चलो गुरु जी के पास चलते हैं। उद्धरण चिन्ह। मानवी उन दोनों को अकेला छोड़ वहां से शिवा को लेकर चली गई। अरुण अभी भी गुड़िया को देख रहा था, उसका हाथ अभी भी गुड़िया के हाथ में था। उसे खुद नहीं पता था उसे क्या हो रहा था, वो गुड़िया के सामने बोल क्यों नहीं पा रहा है। बात चांदनी से लड़ने की हो तो उसका मुंह नहीं रुकता, लेकिन यहाँ गुड़िया के सामने अपना नाम भी ढंग से नहीं बता पा रहा है। चफौटी अरुण का अटैकिंग जादू सीखना। मानवी अरुण को लेकर अपने स्कूल पहुंच गई, जहां उसने अरुण की मुलाकात एक गुड़िया नाम की अटैकर जादूगर से करवाई, जिसके सामने अरुण की बोलती बंद हो गई। उसे खुद समझ नहीं जा रहा था कि इस लड़की के सामने वो बोल क्यों नहीं पा रहा है। मानवी उन दोनों को अकेला छोड़कर शिवा के साथ वहां से चली गई। मानवी शिवा के साथ छोटे से लेकिन सुंदर घर के सामने जाकर रुकी। वहां बहुत सी जड़ी बूटियां लगी हुई थी, उनकी खुशबू चारों तरफ फैली हुई थी, तरह तरह के फूल लगे हुए थे। मानवी बाहर से ही खुशी से चिल्लाते हुए अंदर गई। पिताजी, पिताजी, मैं आ गई। उद्धरण चिन्ह। अंदर एक बूढ़ा दिखने वाला इंसान नीचे बैठकर कुछ जड़ी बूटियों को पीस रहा था। मानवी की आवाज़ सुन उसने सामान को साइड किया और मुस्कराते हुए मानवी की आवाज़ की तरफ जाने लगा। मानवी ने उन्हें देखते ही गले से लगा लिया और बोली, पिताजी, मिशन कामयाब रहा। थे साथ ही ऐसा कह सकते हैं कि मार्शल आर्ट्स हाई स्कूल के प्रिंसिपल यानी करता धरता यही थे। सोमनाथ जी मानवी के चेहरे पर प्यार से हाथ घुमाकर बोले। मिशन के कामयाब होने की बात सुन उनकी खुशी दोगुनी हो गई। ये मानवी के पिताजी। सोमनाथ, तुम ठीक तो हो ना, तुम्हें कोई चोट तो नहीं लगी? मैं अभी तुम्हारे लिए ही दवाई बना रहा था कि अगर तुम्हें चोट लगी होगी तो दवाई जरूरी है। उद्धरण चिन्ह। मानवी चारों तरफ से घूमकर खुद को दिखाते हुए बोली, नहीं पिताजी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कोई चोट नहीं लगी। सोमनाथ जी, फिर तो अच्छा है, मुझे लगा तुम रंगभूमि गई हो तो वहाँ चोट लगना स्वाभाविक है। शिवा की तरफ देखते हुए, शिवा तुम ठीक हो? शिवा, जी गुरु जी, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। सोमनाथ, मुझे पता था तुम मेरी बेटी को सही सलामत लेकर आओगे। तुमने मेरा भरोसा नहीं तोड़ा, शाबाश। शिवा, नहीं गुरुजी, मानवी के सही सलामत लौटने का असली कारण मैं नहीं हूँ, कोई और है। सोमनाथ जी चौंकते हुए बोले, मतलब? उद्धरण चिन्ह। मानवी अपने पिताजी को साइड में रखी चेयर पर बैठाते हुए मुस्कराकर बोली, इसका मतलब मैं समझाती हूँ आपको, पहले आप यहाँ आराम से बैठो। आपको वो दिन याद है जब मैंने आपको बताया था कि एक लड़के ने मुझे गैंडे से बचाया था? बस उसी लड़के की वजह से मैं और शिवा सही सलामत वापस आए हैं, और यही नहीं, उसी की वजह से ही हमारा मिशन पूरा हो पाया। उद्धरण चिन्ह। मानवी ने शुरू से लेकर अब तक की पूरी कहानी सोमनाथ जी को सुना दी। सारी कहानी सुनने के बाद सोमनाथ जी बोले, अगर उस लड़के ने तुम्हारी इतनी मदद की तो तुम लोगों को उसे अकेले छोड़कर नहीं आना चाहिए था। ब्लैक ड्रैगन गैंग सच में बहुत खतरनाक है। उद्धरण चिन्ह। मानवी, मुझे सीनियर पर विश्वास है, उन्हें कुछ नहीं होगा। वो सही सलामत यहाँ आ ही जाएंगे, हमें बस उनका इंतजार करना है। उद्धरण चिन्ह। मानवी ने पूरे विश्वास के साथ कहा। उसे वीर पर पूरा भरोसा था, उसने अपनी आंखों से वीर की ताकत देखी थी। उसे पता था कि वीर किसी भी तरह वहां से बचकर निकल ही आएगा। बाहर अभी भी अरुण ने गुड़िया का हाथ पकड़ा हुआ था। गुड़िया अपना हाथ अरुण से छुड़ाते हुए बोली। बाहर अभी भी अरुण ने गुड़िया का हाथ पकड़ा हुआ था। गुड़िया अपना हाथ अरुण से छुड़ाते हुए बोली, अब पूरा स्कूल मेरा हाथ पकड़कर ही देखोगे क्या? चिंता मत करो, हमारा स्कूल इतना बड़ा भी नहीं है जो आप यहाँ पर खो जाओ, आप मेरा हाथ छोड़ सकते हो। उद्धरण चिन्ह। अरुण ने अचानक से अपना हाथ पीछे ले लिया और बोला, ओह माफ करना, मैं भूल ही गया था, वैसे अक्सर ऐसा होता नहीं है, पता नहीं आज मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। उद्धरण चिन्ह। गुड़िया, कोई बात नहीं, नई जगह नए लोग, हो जाता है कभी कभी, इसमें ज्यादा सोचने की कोई बात नहीं है। उद्धरण चिन्ह। दोनों बातें करते हुए स्कूल में घूमने लगे। गुड़िया अपने स्कूल के बारे में अरुण को बता रही थी, लेकिन अरुण की आंखें सिर्फ गुड़िया पर ही टिकी हुई थी। उसकी आंखों गुड़िया की इधर उधर घूमती हुई आंखों, उसके हिलते हुए होठों को ही देखे जा रही थी। अरुण मन ही मन खुद से बोला, अरुण अरुण, रोक खुद को, ऐसे किसी लड़की को घूरना अच्छी बात नहीं है। माना कि लड़की सुंदर है, बहुत प्यारी भी है, और उससे भी बड़ी बात अटैकर मैजिशियन है।
इसका मतलब ये तो नहीं कि तू उसे घूरता रहेगा। हुआ क्या है तुझे अरुण? तू तो ऐसा कभी नहीं था। अरुण खुद से बातें करने में व्यस्त था, उधर गुड़िया स्कूल के बारे में बताई जा रही थी। गुड़िया, ये है हमारे स्कूल के जादूगरों का अटैक डिपार्टमेंट। यहाँ स्टूडेंट्स को अटैकिंग जादू सिखाया जाता है, मैं भी इसी डिपार्टमेंट से हूँ। उद्धरण चिन्ह। अटैकिंग जादू का नाम सुन जैसे अरुण सोता हुआ जाग गया। क्या अटैकिंग जादू? यहाँ अटैकिंग जादू सिखाया जाता है। मुझे भी अटैकिंग जादू सीखना है, क्या यहाँ के मास्टर मुझे सिखा सकते हैं? इसी वजह से तो अरुण यहाँ तक आया था। अरुण की बात सुन गुड़िया थोड़ा सा चौंकते हुए बोली, क्या आप अटैकिंग जादू सीखना चाहते हो? लेकिन क्यों? आप तो एक प्रोटेक्टर मैजिशियन हो ना, तो फिर अटैकिंग जादू क्यों? उद्धरण चिन्ह। अरुण पुरानी बातों को याद करते हुए बोला, मैं भले ही एक प्रोटेक्टर मैजिशियन हूँ, लेकिन फिर भी अपनी टीम को प्रोटेक्ट नहीं कर पाया। अगर मैं अटैकिंग जादू जानता तो कम से कम उनके साथ लड़ाई में उनकी मदद कर पाता। उद्धरण चिन्ह। बोलते हुए अरुण की आंखों से आंसू झलक आए। उन्हें देख गुड़िया बोली, अरे यार, आप तो सिटी हो गए। सीख लेना अटैकिंग जादू, मैं खुद आपको सिखा दूंगी जितना मैं जानती हूँ, पर ये मेरे सामने सिटी वैंटी मत होइए। मुझे रोने धोने वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं है। उद्धरण चिन्ह। गुड़िया के जादू सिखाने की बात सुन उसकी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। उसकी खुशी देख लग रहा था जैसे उसकी बरसों की तमन्ना आज पूरी हो गई। जिसकी तलाश में अरुण था उसे आज वो मिल गया हो। अटैकिंग जादू वो भी गुड़िया सिखाएगी, यह सोच सोच कर अरुण पगलाए जा रहा था। गुड़िया, आपको सबसे पहले अटैकिंग जादू के बेसिक सीखने होंगे। कैसे मंत्र बोलना है, पोजीशन क्या होनी चाहिए, बेसिक मंत्र याद करने होंगे। समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रही हूँ? उद्धरण चिन्ह। अरुण ने जल्दी से अपना सिर 3-4 बार हाँ में हिलाया और बोला, हाँ हाँ मैं समझ रहा हूँ। आप मुझे ये बताओ, मैं कब से जादू सीख सकता हूँ? क्या हम आज और अभी से ट्रेनिंग शुरू कर सकते हैं? उद्धरण चिन्ह। गुड़िया, आपको तो बहुत जल्दी है जादू सीखने की। चलो ठीक है, मैं आपके लिए कुछ मंत्र और पोजीशन बताती हूँ, आपको कल तक उनकी प्रैक्टिस करनी है। उद्धरण चिन्ह। गुड़िया ने अरुण को कुछ बेसिक मंत्र और बेसिक पोजीशन के बारे में बताया। गुड़िया ने सबसे बेसिक मैजिक आग के गोले निकालने का मंत्र और उसकी पोजीशन बताई। अरुण वहीं पर पोजीशन में खड़े होकर अपना सीधा हाथ आगे कर मंत्र बोलने लगा। गुड़िया उसके ऊपर हल्की मुस्कुराए और बोली, आपके ऊपर मुझे बहुत ही ज़्यादा करनी होगी, तब जाकर आप अटैकिंग जादू सीख पाएंगे। गुड़िया अरुण के पीछे जाकर खड़ी हो गई और उसके कंधे पर अपने दोनों हाथ रखते हुए बोली, सांसों को नॉर्मल कीजिए, अंदर तक गहरी सांस लीजिए और कल्पना करो कि आपके हाथों से आग के गोले निकल रहे हैं। सांसों को नॉर्मल कीजिए, अंदर तक गहरी सांस लीजिए और कल्पना करो कि आपके हाथों से आग के गोले निकल रहे हैं। अरुण आग के गोले की कल्पना तो तब करता जब उसका ध्यान जादू पर होता। गुड़िया के उसके कंधे पर हाथ रखते ही उसके दिमाग से मंत्र ही उड़ गया। उसका ध्यान तो गुड़िया की गोरी गोरी लंबी सुंदर उंगलियों पर था, जिनका स्पर्श अरुण को सुकून दे रहा था। गुड़िया, जैसा मैं कहूँ वैसा वैसा करते जाना। सबसे पहले अपनी आंखें बंद करो, लंबी लंबी सांसें लो, खुद को बिल्कुल टेंशन फ्री करो, अपना ध्यान एक जगह लगाने की कोशिश करो और मेरे साथ मंत्र बोलो। अरुण गुड़िया के बोलने जैसा ही करता गया। अरुण का ध्यान एक ही जगह था और वो था गुड़िया की उंगलियों पर। अरुण गुड़िया के साथ मंत्र बोलने लगा। अचानक से अरुण को अपनी हथेली गर्म महसूस होने लगी। उसने अपनी आंखें खोली तो उसने देखा उसके हाथ से आग का एक गोला निकला। हालांकि गोला 2/3 सेकंड बाद कुछ दूरी पर जाकर बुझ गया। वो इतना ताकतवर नहीं था, लेकिन अरुण के लिए तो यही सबसे बड़ी खुशी की बात थी कि उसने अटैकिंग जादू किया। वह खुशी से झूम उठा। उसे पता ही नहीं चला उसने खुशी के मारे कब गुड़िया को अपनी गोद में उठा लिया और उसे घुमाने लगा। जब अरुण को एहसास हुआ कि उसने गुड़िया को गोद में उठा रखा है और खुशी से चिल्लाए जा रहा है तो उसकी बोलती फिर से बंद हो गई। उसने गुड़िया को नीचे उतारा और थोड़ा ऑकवर्ड फील करने लगा। गुड़िया भी थोड़ा अजीब महसूस कर रही थी। उसके साथ भी यह सब पहली बार हुआ था जब किसी लड़के ने उसे गोद में उठाकर घुमाया हो।